थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का और 1.5 घंटे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया गया है। सिर्फ समरी नहीं है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो इसको अपना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये थर्ड चैप्टर है, ये लिखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला आपका जो स्टार्ट हो रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शॉर्ट में मीनिंग बताई इन्होंने। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, जहां पे कंज्यूमर सोचे कि बस ये ठीक है, ना ज्यादा खरीदना है ना कम खरीदना है। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट नॉर्मली बोला जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में पहली चीज आपको यही समझनी है। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कह रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट पे वहां होगा जहां अपने पैसे ऐसे खर्चा करे कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक, ऐसे पैसे खर्चा करे कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। ऐसा ना लग रहा हो घर आने बाद कि यार और खरीदना चाहिए था, या ऐसा ना लग रहा हो कि नहीं खरीदना चाहिए था, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इक्विलिब्रियम में तब हो गए जब आपने अपने पैसे खर्चा करे, इनकम खर्चा करी और आप सेटिस्फैक्शन लेके आए वो मैक्सिमम है, आपको लग रहा है ठीक सही करा, ठीक है। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आप अपने पैसों को, गिवन इनकम को ऐसे खर्चा करोगे अलग अलग सामान पे कि आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। अब जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, ये समझ लो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आपके चैप्टर का एक पार्ट है, बहुत लंबा पार्ट जाएगा ये। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं इसको हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम है। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है जो चीज नंबर के फॉर्म में हो, जिसको गिनती करे, उसे क्या बोलते हैं? कार्डिनल, ठीक है। तो चैप्टर पहला पार्ट यही है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे इन्होंने पार्ट रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। रीड के लिए क्या बोला इन्होंने, थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेन में आ जाए इसलिए रीड लिखा है। द यूटिलिटी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया that the satisfaction or utility consumer gets from using a product can be measured in numbers। कह रहे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, assumption लेके चलें कि उसको नंबर में तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है। just like we measure height or weight, this means utility can be expressed in exact value like 1 2 3 and so on। जैसे वेट नापते हो वैसे यूटिलिटी भी नपेगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नाप सकते हो नहीं नाप सकते हो यूटिलिटी, पर कार्डिनल अप्रोच जब लेके चल रहे हो based on the idea that the satisfaction consumer gets from using a product can be measured in number में नापा जाएगा, and so on। this method is called the cardinal approach to measuring utility। इसे cardinal approach बोला जाता है। क्या लिखा है? सबसे पहले मीनिंग स्टार्ट हो रही है इन्होंने इसी अप्रोच को पढ़ने के लिए। अब पहले इन्होंने यूटिलिटी की मीनिंग समझाई है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आपकी जरूरत को पूरा कर दे किसी गुड्स में, वो पावर हो, इसे यूटिलिटी बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या होगी? यूटिलिटी की मीनिंग पड़ी, टोटल क्या होगी? टोटल मतलब आपने अगर 4 कमोडिटी कंज्यूम करी तो टोटल प्लस कर दो सारी सेटिस्फैक्शन, तो क्या बन जाएगी? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। क्या लिखा है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन derived by the consumer from the consumption of a specific quantity of a commodity, say number of mangoes। 4 मैंगो खाए आपने, जो सेटिस्फैक्शन ओवरऑल मिली वो क्या है? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल क्या होगी? ये मार्जिनल यहां से शुरू हुआ है और आगे तक चैप्टरों में चलता रहता है, ठीक है। बस मार्जिनल लगा देंगे, आगे की चीज बदल देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? आपने एक चीज कंज्यूम करी, जब आप दूसरी चीज कंज्यूम करोगे, दूसरी उसी कमोडिटी की क्वांटिटी कंज्यूम करोगे तो चेंज आएगा, वो कहलाता है क्या? मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of an additional unit of a commodity, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया वही क्या है? मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of an additional unit of a commodity। it is increase in the total utility by consuming one more unit of a commodity। एक बुक में आपकी स्केड्यूल दिया है इसी के ऊपर, उस स्केड्यूल की बात कर लेते हैं। एक तरफ यूनिट्स ऑफ मैंगो दिखाएं, यूटिलिटी दिखाई, टोटल यूटिलिटी, और एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी दिखाई, ठीक है। पहले जब 0 यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम करी है, फिर 1 करी, 2 करी, 3 करी और 6 तक गया है, ठीक है। बुक की फिगर्स पे हम बात करेंगे पूरी की पूरी। बुक में जब आपको 0 मैंगो कंज्यूम करें तो टोटल यूटिलिटी, जब कुछ नहीं खाया तो ऑब्वियस क्या होगी? सही है। और मार्जिनल अनडिफाइंड रहेगी। मार्जिनल कैसे आ जाएगी? जब आपने कुछ नहीं करा, ठीक है। जैसे ही आपने एक कमोडिटी कंज्यूम करी, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो गई कितनी? 10, ठीक है।
मार्जिनल कितनी रही होगी, ऑब्वियस है, चेंज कितना आया, 0 से 10 हो गया, ठीक है। जैसे ही और कंज्यूम करते जाओगे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो रेट होता है वो डिक्रीजिंग रेट होता है। क्यों डिक्रीजिंग रेट होगा? आप एक मैंगो खाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे और कम, चौथा खाओगे और कम। एक टाइम आएगा कि आपको लगे भैया अब नहीं खाना, ये भी हो जाएगा, नेगेटिव भी चला जाता है, ठीक है। तो यही आइडिया लेके इसको बनाया गया है। पहले कंजम्पशन पे 10 है, दूसरा कंज्यूम करा तो 17 हो गई है, तीसरा करा तो 21 हो गई है, चौथा करा तो 22 ही रही है, 22 हुई है, पांचवा करा तो 22, अभी 22, ठीक है। और अगर इसके बियॉन्ड चले गए, छठा कंज्यूम कर लिया, नेगेटिव, ठीक है। 22 पे हद थी, उसके आगे नेगेटिव चली गई, नेगेटिव नहीं चली गई, मतलब कम हो गई। आ रहा है समझ में? मार्जिनल निकाल लो, यहां कितना गैप है, 7 का, यहां कितना गैप है, 4 का, यहां 1 का। अब देखो मार्जिनल 0 भी हुई है, 22 22 0, यहां कितनी हुई है 3, 22 से 19 -3। तो मार्जिनल दिखा रहा है कि शुरुआत में घटती गई है, ऑब्वियस है, आप जब कंज्यूम करते होगे आपकी मार्जिनलिटी कम होती जाएगी, फिर एक टाइम आएगा कि भैया बस एक टाइम आएगा उल्टी हो जाएगी, -3, ठीक है। ये आपका था क्या, एक स्केड्यूल, यूटिलिटी स्केड्यूल बनाया गया था, हेडिंग डाल देते हैं, ठीक, यूटिलिटी स्केड्यूल। पूछना है किसी को कुछ? अब इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करा थोड़ा सा, ठीक है, सिर्फ नोट के लिए हमने लिख दिया। लेकिन व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मैंगो, टोटल सेटिस्फैक्शन कॉल्ड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद ईच मैंगो, हर मैंगो से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर ईटिंग 2 मैंगो, टोटल यूटिलिटी इज 17 यूटिल्स, 2 खाए, टोटल यूटिलिटी कितनी, 17 यूटिल्स। इन्होंने सारी यूटिल्स, जैसे केजी होता है वैसे यूटिलिटी को इन्होंने किसमें नापा है, यूटिल्स में नापा है, ठीक है। ऐसी एक इमेजिनरी यूनिट बना दी गई है, कुछ है नहीं ऐसा। आफ्टर ईटिंग अ थर्ड मैंगो, टोटल यूटिलिटी बिकम्स 21, देखिए थर्ड खाया 21 हो गई, है ना, बस थोड़ा एक्सप्लेन करा। सो द मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ थर्ड मैंगो इज 4 यूटिल। मार्जिनल कितनी होगी, कितना गैप है इनमें, सही है, 21 - 17। आगे लिखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ मैंगो इज 1 यूटिल, फोर्थ की कितनी है, मार्जिनल 1, एंड द फिफ्थ मैंगो एड 0 यूटिलिटी, पांचवें तो 0 ऐड करिए, ठीक है। एज द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स 22, 0 क्यों है, क्योंकि 22 रही है, ठीक। इफ द पर्सन ईट्स अ 6 मैंगो, टोटल यूटिलिटी फॉल्स टू 19, छठा खाया 19 हो गई, द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स -3, मार्जिनल -3 हो जाएगी। Which means the 6th mango causes discomfort और disutility। इसका मतलब क्या है, छठे मैंगो ने आपको disutility दी है, डिस्कम्फर्ट दिया, परेशान कर दिया उल्टा। एक इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दिया हुआ है, हमने तुम्हें बता दिया पहले ही। क्या बताया हमने, टोटल यूटिलिटी शुरुआत में बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, मैक्सिमम जाके गिर जाती है, ठीक है, ये लिखा है। द टोटल यूटिलिटी इनिशियली और इंक्रीजेस एज द कंजम्पशन ऑफ मैंगो इज इंक्रीज, और नहीं यहाँ पे कुछ। The total utility initially increases as the consumption of mango is increased. It reaches the maximum पहुंचेगी and decreases subsequently. उसके बाद गिरने लगेगी, यही तो हुआ, total utility बढ़ती गई, maximum पहुंच के गिर गई। However, marginal utility tends to diminish continuously. Marginal तो continuously गिरती रही। As more unit of mango are consumed, total utility generally remains positive. Total तो positive ही थी ना, minus में तो नहीं गई थी, लेकिन क्या हुआ था, while marginal utility may be positive 0 or even नेगेटिव, मार्जिनल तो पॉजिटिव से 0 पहुंच गई थी, फिर नेगेटिव भी हो गई थी। इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। कर्व देख लेते हैं, देखो बनाना थोड़ा सा ध्यान से बनाना इसको, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का कर्व देखना है और मार्जिनल का। तो एक तरफ हमने टोटल यूटिलिटी का प्लॉटिंग कर दी है, ये आपका वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। नीचे नंबर ऑफ मैंगोज है, इधर पहले हम क्या दिखाएंगे, टोटल यूटिलिटी। कैसे बनाएंगे, अच्छा आपने भी पीछे स्केड्यूल पढ़ा था, है ना। स्केड्यूल में क्या देखने को मिला था, टोटल यूटिलिटी बढ़ी है ना, बढ़ाना है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, मैक्सिमम पहुंचाना है, गिरा देना है, सही है। तो कैसे बनाओगे, यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, बढ़ाना है, मैक्सिमम पहुंचाना है, गिरा देना है, ठीक है। जब मैक्सिमम पहुंचाना तो एक चीज छोटी सी ध्यान देना, हल्का सा फ्लैट दे देना यहाँ पे, ये इसकी एक खूबी है, हाँ ठीक है। 22 रही थी, 22 तो एक हल्का सा फ्लैट देना जरूरी है, ये मत कर देना, अच्छा ये पहाड़ ना बनाना, चल जाएगा लेकिन एक हल्का सा फ्लैट देना जरूरी है, ठीक है। बाकी फ्री हैंड डायग्राम चल जाएंगे, फ्री हैंड का मतलब होता है नंबर इधर ना डालो, काम हो जाएगा, ठीक है। पूछना है, अच्छा एक खूबी का ध्यान देना, पहले तो इसको लिख देते हैं, ये मेरा टोटल यूटिलिटी बन गया है, करेक्ट बन गया एकदम। मार्जिनल बनाए, एक खास बात का ध्यान देना, जब पीछे देखोगे कर्व में, स्केड्यूल में, यहीं पे बना देना शॉर्ट में,
क्या स्टार्ट हुआ था, पहला 0 था, फिर कहां से स्टार्ट हुआ था 10 से, फिर 17 गया था, 21 गया था, 22 रहा था, उसके बाद 19 हो गया था। ये फिगर्स थोड़ी सी दिमाग में बसा लेना, ठीक है। मार्जिनल के साथ क्या होता है, पहले तो अनडिफाइंड था, दूसरा 10 था, उसके बाद 7 था, उसके बाद 4 था, फिर 1 था, 0 था, और उसके बाद माइनस। एक खास बात का ध्यान देना, जब आपका टीयू मैक्सिमम हुआ था तो मार्जिनल क्या था, 0। ये खास बात थी इसके अंदर, बाकी सारे केस नॉर्मल से थे। अब मार्जिनल बनाते हैं, इस बात को ध्यान में रख के बनाना, ठीक है। जब आपका टीयू मैक्सिमम है, मार्जिनल वहां 0 होना चाहिए, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले इसमें मैक्सिमम पॉइंट हम बना रहे हैं, रफ पॉइंट बना रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम इसमें लाइन खींच ले रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक, लाइन है। अब बनाए, मार्जिनल पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ था, यहां से कहीं से स्टार्ट करना, यहां पे टच करा के नीचे गिरा देना। नेगेटिव भी तो हुआ था मार्जिनल, तो नीचे भी जाएगा, ठीक है, बस बन गया, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यहां से स्टार्ट करा हमने, बस कोशिश करना है टकरा के नीचे, स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे। ये क्या हो गया, MU, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग विद, यहाँ पे कट करा, 0 हुआ है, जब वो मैक्सिमम में 0 है, और उसके बाद नेगेटिव निकल गया। किसी को डाउट पूछना है, बन जाएगा, सिंपल है, ध्यान से बनाना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वरना ये सब में गलती होगी। ये पॉइंट अगर हम मार्क करें तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला लाइन खींच दें, है ना, इसको पॉइंट M दे दे, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी इससे स्टार्ट करना, ऐसे स्टार्ट करना, बस दिमाग लगाना। हाँ, 0 से स्टार्ट नहीं होता, पहले अनडिफाइंड था, आपने कहा पहले अनडिफाइंड था, फिर एकदम से 10 हो गया, है ना, तो इसलिए 20 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब आते हैं जरा एक्सप्लेनेशन पे कर्व के, क्या लिखा है, टीयू MU कर्व एक्सप्लेनेशन लिखा है, शेप ऑफ टीयू टोटल यूटिलिटी कर्व कैसा होगा, द टीयू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड राइजेस अपवर्ड, ऊपर गया, स्ट्रेट नहीं गया, घूम के गया, कॉनकेव। कॉनकेव जब भी कोई चीज जाती है, कोई चीज ऐसे जाती है, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग रेट से गई है। कोई चीज ऐसे ऊपर जाती है, यू, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रेट से गई है, ठीक है। ध्यान रखना ये सब बातें, इसीलिए कर्व बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं, ठीक है। टीयू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन राइजेस अपवर्ड, इट इज कॉनकेव फ्रॉम अबव, कॉनकेव है ये थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे क्या है, विच मीन्स द कर्व राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, इसका मतलब क्या है, कर्व कैसे बनाए, कैसे राइज कराए, डिक्रीजिंग रेट से। बिकम्स फ्लैट एट मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे हल्का सा फ्लैट हुआ है, इसको पॉइंट ऑफ सैचिटी बोलते हैं, मैक्सिमम है यहाँ पे भैया, इसके आगे मत जाना, है ना। स्लोप इक्वल्स टू 0, यहाँ पे स्लोप 0 है, सीधा है ना, तो इसको 0 स्लोप बोल लेते हैं, हल्का सा। स्लोप डाउनवर्ड आफ्टर दैट, उसके बाद स्लोप नीचे चला गया है, टीयू स्टार्ट फॉलिंग इफ मोर इज कंज्यूम, आगे और कंज्यूम करोगे टीयू गिर जाएगा। किसी को कोई डाउट, आगे अच्छे से, ये टीयू कर्व है। नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल कर्व, कह रहे हैं MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड एज मोर यूटिलिटी कंज्यूम, सिंपल है, स्लोप डाउनवर्ड होना, जितना ज्यादा कंज्यूम करते होगे। दिस डाउनवर्ड स्लोप रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कह रहे हैं एक लॉ है जिसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभी आगे टॉपिक में है वो, ठीक है। लॉ यही है, ज्यादा कंज्यूम करोगे यूटिलिटी गिरती है, यही है, और कुछ नहीं है। वेयर ईच एडिशनल यूनिट गिव लेस एडिशनल सेटिस्फैक्शन, हर एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फैक्शन दे रही, तभी MU गिर रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। स्टार्ट पॉजिटिव देन फॉल्स, पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ और गिरता गया, ठीक है। कट्स द एक्स एक्सिस वेयर MU इज 0, कह रहे हैं एक्स एक्सिस को काटा जहां मार्जिनलिटी क्या है, इस पॉइंट पे 0 है। एट पॉइंट ऑफ सैचिटी, और देखो पॉइंट ऑफ सैचिटी इसमें ये था, तो इसमें भी रहेगा, ये लाइन बाद में मिटा सकते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे ही बनेंगे, ठीक है। 0 सैचिटी पे होगा या मैक्सिमम सैचिटी पे होगा। फॉल्स बिलो एक्स एक्सिस आफ्टर दैट, उसके बाद एक्स एक्सिस से नीचे चला गया, MU बिकम्स नेगेटिव, नीचे चला गया, डिसयूटिलिटी, टीयू गिर गया। किसी को कोई डाउट, आगे अच्छे समझ में, ये आपका हो गया क्या, कर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेशन बिटवीन टीयू एंड MU पूछी जाती है, और बहुत ही आसान है, कर्व देख के ही पूरा पूरा बता दोगे, ठीक है। कर्व बनाना और एक्सप्लेन कर देना, ठीक। क्वेश्चन आएगा टीयू MU के रिलेशन बताओ, कर्व बनाओगे और एक्सप्लेन कर दोगे। क्या लिखा है, अप टू पॉइंट M ऑन टीयू कर्व, देखो पॉइंट M डाला था हमने, अप टू पॉइंट M ऑन टीयू कर्व द टीयू कर्व इंक्रीजेस, टोटलिटी बढ़ी है, एज सो MU इज पॉजिटिव, इसीलिए MU भी क्या रही है, तब तक पॉजिटिव ही रही है। बट द स्लोप ऑफ टीयू कर्व्स कीप डिक्रीजिंग, कह रहे स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग मतलब ये डिमिनिशिंग है, कॉनकेव जो जा रहा है, व्हिच मींस MU इज फॉलिंग, जो कि बता रहा है MU गिर रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एट पॉइंट M
एम पे क्या हुआ, यूटिलिटी मैक्सिमम है ना, एम पे देखो टीयू मैक्सिमम है, मैक्सिमम टीयू, द टीयू कर्व बिकम फ्लैट, फ्लैट हुआ जरा देर, स्लोप जीरो, हेयर एमयू इज जीरो, यहां पे एमयू क्या है, जीरो है, इंडिकेटिंग द पॉइंट ऑफ सैचिटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सैचिटी पॉइंट क्या है, जहां पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। आफ्टर पॉइंट एम के बाद क्या हुआ, टीयू गिर गया है ना, डिक्लाइनिंग टीयू, द टीयू कर्व स्लोप डाउनवर्ड शोइंग अ फॉल इन टोटल, टीयू कर्व नीचे चला गया, फॉल दिखा रहा है, थर्ड पॉइंट, थर्ड रिलेशन, ठीक है, mu becomes negative, mu नेगेटिव हुआ, मीनिंग एक्स्ट्रा कंजम्पशन कॉजेज डिसयूटिलिटी और डिससैटिस्फैक्शन, क्या था इसके अंदर, कर्व के साथ बना रहे हो तो कर्व के पॉइंट डाल देना और उनके थ्रू एक्सप्लेनेशन देना, थोड़ा लगे कि भैया कर्व से समझा रहे हो, हिंदी भाषा में मतलब अपनी भाषा में ना लिख देना कि कर्व ही नहीं, कर्व बनाया है पर बताने में कर्व नहीं है, तो कम नंबर मिलने के चांस हो जाएंगे, मिल जाएंगे, टीचर चेक कर देते कभी कभी, लेकिन अगर कर्व को थोड़ा सा रेफरेंस दे के बताओगे तो ज्यादा अच्छा आंसर होगा, 12th लेवल का आंसर होगा वो, ठीक है, कर्व का रेफरेंस, हल्का फुल्का रेफरेंस दे दो, ये नहीं कह रहे एकदम गाढ़े में बता रहे हो वो देखिए वहां, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, हल्का फुल्का रेफरेंस दे दो, तो ये सब चीजें याद नहीं करनी है, एक कंसेप्ट से निकली है, तुम्हें हमने स्टार्ट बताया यूटिलिटी, तो हमने एक तो छोटा कंसेप्ट बताया, जैसे जैसे आप कंज्यूम करोगे यूटिलिटी बढ़ेगी, डिक्रीजिंग रेट से मैक्सिमम को गिरेगी, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, रियल लाइफ में होता है, उसी से सारा कर्व बन गया, उसी से शेड्यूल बन गया, सब बन गया। अच्छा, इसी रिलेशन को एक अलग वर्ड में थोड़ा और पुट ऑन करा गया है, रीड कर लेना, टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया है, कैसे पुट ऑन करा गया है, कैन रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू कैन बी एक्सप्लेन थ्रू 3 मेन पॉइंट्स, अभी ऊपर समझाए थे उन्हीं का बस थोड़ा अलग वे में आंसर दिया इन्होंने, ठीक है, क्या लिखा है, पहला डिक्लाइनिंग मार्जिनलिटी है, जितनी देर गिरी है ना, एज अ पर्सन कंज्यूम मोर ऑफ गुड टोटलिटी इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट, दिस मींस मार्जिनलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ऑल्दो इट स्टेज पॉजिटिव, टोटलिटी राइजेस, टोटलिटी कर्व राइजेस बट बिकम फ्लैटर शोइंग अ कॉनकेव शेप, कैटेगरी बढ़ तो रहा है पर फ्लैटर मतलब थोड़ा सा घूम के, शोइंग अ कॉनकेव शेप दिखा रहा है, ये वही एक्सप्लेनेशन है, अलग वर्ड्स में है थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टोटलिटी, टॉप पे जो पहुंचा था, तीन ही तो पॉइंट थे, when totality reaches its highest point, that is point M, marginality becomes zero, marginality वहां पे जीरो थी, this is also called the point of satiety, the stage where a person is fully satisfied, जो ऊपर वाले पॉइंट अच्छे थे ज्यादा, तो थोड़े से पॉइंट में थे, ये थोड़े से पैराग्राफ में, ठीक है, नेगेटिव मार्जिनलिटी उसके बाद नेगेटिव हो गई थी, है ना, if a person keeps consuming beyond the amount point of satiety, totality starts to decrease, meaning marginality turns negative, this shows discomfort or disrelief from over कंजम्पशन, ठीक है, तो यहां पे हमने ये एमयू के थ्रू समझाया आपको, वो किसके थ्रू था, देखो टीयू के पॉइंट से लेके समझाए थे, एक्सप्लेनेशन सेम ही था, यहां किसके पॉइंट लिए, इसमें एमयू के पॉइंट लिए, यहां तक डिक्रीजिंग एमयू है, फिर जीरो वाली है, फिर नेगेटिव, इसके पॉइंट के थ्रू उसको समझा दिया, उसके पॉइंट के थ्रू इसको समझा दिया, सेम है दोनों, कुछ अलग नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और जो आपने पीछे पढ़ा वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, पहले जब भी लॉ आता है ना तो आपको स्टेटमेंट समझानी होती है, अजम्पशन समझाने होते हैं, ठीक है, हमेशा, जैसे अभी डिमांड वाला लॉ पढ़ा था, अजम्पशन थे, स्टेटमेंट थी, शेड्यूल था, कर्व था, एक्सप्लेनेशन था, इसके साथ भी वही है, ठीक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट है, कैन ए लॉ स्टेट दैट एज द अमाउंट कंज्यूम ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट दैट इज मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, पीछे बहुत तो लिया, तो अगर लिखने को आता है वही लिख देना, जितना ज्यादा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो डिक्रीजिंग, मार्जिनलिटी वो गोज ऑन डिक्रीजिंग हो जाएगी। इधर वाला आते हैं, अब जब स्टेटमेंट हो गई तो क्या आता है, अजम्पशंस, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कब चलेगा, कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, मतलब कब आपकी सेटिस्फैक्शन गिरती जाएगी, मार्जिनलिटी कब गिरती जाएगी, कुछ चीजें अज्यूम करना माननी पड़ेगी, वरना फेल भी हो सकता है, अजम्पशन यही होते हैं कि फेल को होने से बचा ले दो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, अजम्पशन पहले लिखा है आइडेंटिकल यूनिट्स, पहला अजम्पशन लेके चल रहे हैं, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, आपने एक मैंगो खाया, दो मैंगो खाई थी, सबकी आइडेंटिकल यूनिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैंगो तो खट्टा था पहला वाला, दूसरा मीठा निकला, तो पहले वाले ने तो डिससैटिस्फैक्शन दे दिया, अगले वाले ने यूटिलिटी दे दी, फेल हो गया यहीं पे, ठीक है, सारे मैंगोज आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम इन रिस्पेक्ट साइज क्वालिटी टेस्ट एक्सेट्रा, सिंपल है ना, अंडरस्टैंडेबल है। थर्ड, सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, गुड मस्ट बी कंज्यूम इन स्टैंडर्ड कंप्लीट यूनिट, वन फुल मैंगो, वन ग्लास ऑफ वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, ये नहीं आधा मैंगो खाया था फिर आधा और खाया, ऐसा नहीं,
एक स्टैंडर्ड यूनिट पे होना चाहिए, ठीक है, तभी ये लॉ चलेगा। थर्ड क्या कहता है, कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कह रहे द कंज्यूमर टेस्ट मस्ट नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। आपका टेस्ट नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं हो कि आपको पहले तो अच्छा लग रहा था, फिर आपने कहा मेरा टेस्ट बदल गया, मैं कुछ और मन कर रहा खाने का, ये नहीं होना चाहिए, मन नहीं बदलना चाहिए आपका, ठीक है। तो तीसरा कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पूछना है कुछ? नेक्स्ट आता है कंटिन्यू कंजम्पशन। आपको कंजम्पशन कंटिन्यूअसली करना है, ऐसा नहीं है एक अभी खाया फिर अगले दिन खा रहे हो, तो फिर कोई फायदा ही नहीं। आपकी भूख थी फिर आ गई भूख, है ना, तो तब नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूअसली खाना है, अगर ब्रेक है तो छोटे छोटे होने चाहिए बस, हाँ ठीक है, ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूअसली होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू यूनिट मस्ट बी कंज्यूम वन आफ्टर अनदर विदाउट लॉन्ग ब्रेक्स। इफ देयर अ गैप हंगर और डिजायर मे रिटर्न इंक्रीजिंग यूटिलिटी अगेन। गैप होगा तो आपको हो सकता है ज्यादा अगली बार जब खाओ ज्यादा भूख लग रही हो, ठीक है। आ रहा है फेल हो जाएगा, लॉ फेल हो जाएगा। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई प्राइस में चेंज ना है, क्योंकि अगर आ गया तो आपका दिमाग उधर भटक सकता है ना, तो तब भी लॉ क्या हो जाएगा, फेल। इसीलिए इस लॉ में भी लिखा था, अदर कुछ करके लिखा था, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, ठीक है, assumption था। नो चेंज प्राइस, द प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड रिमेन द सेम ड्यूरिंग द कंजम्पशन। नेक्स्ट, यूटिलिटीज मेजरेबल। कार्डिनल अपने हमने शुरुआत में बता दी, पूरा कार्डिनल चल रहा है, यूटिलिटी मेजरेबल है, यहाँ यूटिलिटी को नापा जा रहा है, ठीक है ना। It is assumed that utility can be measured in number, that is cardinally, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राशनल कंज्यूमर है। राशनल कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इग्नोरेंट नहीं है, कंज्यूमर सोच रहा है कि हमें अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करनी है, ठीक है। कंज्यूमर सोच रहा है हमें अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करनी है, ये राशनल कंज्यूमर है। वो अपने पैसे ऐसे खर्चा कर रहा है, बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहा है, ठीक है। द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल एंड एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, तभी ये चलेगा, वरना वो ध्यान नहीं दे रहा है तो क्यों नापे तोलेगा, ठीक है। 8, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पैसों की अहमियत भी आपके लिए सेम है, मनी की अहमियत नहीं बदलेगी। एक खाया था 10 रुपए का तो खरीदा था आपने, लेकिन अगली बार वो 10 रुपए की आपके अंदर अहमियत नहीं रह गई, या 10 रुपए आपके लिए बहुत अच्छे हो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। मनी की अहमियत भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द कंजम्पशन प्रोसेस। मनी, पैसे, 10 का नोट, वही अहमियत रखना चाहिए जो पहले 10 के नोट में खाने में थी। एक 10 का नोट दिया, पैटीज ले लिया आपने, खा ली। दूसरा 10 का नोट दिया, तो ऐसा ना हो कि 10 का नोट जो पहले था और जो बाद का है, बाद वाला आपको कह रहा नहीं यार ज्यादा अच्छा है ये, इसकी ये अब गरीब हो गए हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 का नोट जो पहले था उतनी ही अहमियत तुम्हारे लिए 10 के नोट अगले वाले में भी है, फिर तीसरे 10 के नोट में भी उतनी है। मनी की कीमत आपके लिए सेम है, यही लिखा हुआ है, आ रहा समझ में। कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी, मार्जिनलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द कंजम्पशन प्रोसेस। पूरे कंजम्पशन प्रोसेस में मार्जिनलिटी ऑफ मनी सेम रहनी चाहिए। अब अगर तुमने इसके स्टेटमेंट पढ़ी है फिर अजम्पशन पढ़े हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ग्राफ और स्केड्यूल से। अच्छा, ग्राफ और स्केड्यूल बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पीछे बनाया हुआ है, या बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर हम स्केड्यूल बनाए तो बस तुम्हें 2 चीजें डालनी है, तुम एक तरफ डाल देना यूनिट ऑफ मैंगोज, ठीक है ना, 0 1 2, जो पीछे बनाया था वही 5 6, ठीक है। इधर डालना मार्जिनलिटी। मार्जिनलिटी सर क्या होता, पहला अनडिफाइंड था, दूसरा 10 था, फिर 7 हुआ था, फिर जहां तक 3 हुआ था, फिर 1 हुआ था, फिर 0 हुआ था, उसके बाद -3 हुआ था, बन गया स्केड्यूल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। वही तो था, डायरेक्ट बना दिया। टीयू डाल के बना सकते हो, हमने डायरेक्ट एमयू बनाया है, हमने ऐसे याद से बना दिया, याद था थोड़ा बहुत, ठीक है। टीयू बना लेना, एमयू बना देना। स्केड्यूल मतलब सेम जो पीछे बनाया था वो लग जाएगा इसके अंदर, आ रहा है समझ में। ग्राफ भी सेम लग जाएगा। अगर हम सिर्फ एमयू का बनाए तो आपने ऐसे लिया, एमयू है यहां से आप लेके चले और गिरा दिया एमयू, तो हम सही से नहीं बना रहे क्योंकि पीछे बने हुए ग्राफ, पूरा वही एक्सप्लेनेशन उठा के रख देना है। वहां आपने रिलेशन समझने में बनाए थे, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एक्सप्लेन करने में बना देना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। ये इधर ये दिखाया है, इधर इधर मार्जिनलिटी दिखाई है, नीचे यूनिट्स ऑफ मैंगो दिखाए हैं। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो आपकी मार्जिनलिटी गिरती जा रही है, 0 होके नीचे उतर गई। समझा लो कि रिलेशन में ही एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा था, और भी एक्सप्लेनेशन है इसका, वो आगे है। और क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर सकते हो जो पीछे पढ़ा, और फिर ये एक्सप्लेनेशन है, ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस लॉ के पीछे का बेसिस क्या है, मतलब ये जो हमने कहा ना आप कंज्यूम करोगे बढ़ेगा, मैक्सिमम वो गिरेगा, इसके पीछे का बेसिस या इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है। या फिर ये जो एमयू ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है, नीचे उतरा जा रहा है, टीयू ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ही है ये, ठीक है। अगर पूछा तो समझा सकते हो,
ठीक, क्या लिखा है? 2 पॉइंट में इन्होंने समझाया है, एक पॉइंट तो हम बार बार बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी थोड़ा सा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज बेस्ड ऑन द 2 मेजर आइडिया। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ कमोडिटी इज लिमिटेड। आप कोई चीज को कंज्यूम करोगे, आपको एक लिमिट तक ही रहती है, उसके बाद वो बेकार हो जाती है। ये आपकी जनरल ह्यूमन बीइंग्स का रूल है। आपको गाड़ी चाहिए, आपने गाड़ी ले ली, खत्म, दूसरी चाहिए होती है ना। सैचिटी है कि आप एक तरफ कंज्यूम करते करते हो जाता है, खत्म हो जाता है गेम आपका। ठीक है, फिर आपको वो नहीं चाहिए होता। लिखा है अ पर्सन डिजायर फॉर एनी गुड इज नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड। इट इज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। As more and more unit of the same goods are consumed, desire or need gets gradually satisfied. आपकी जरूरत तो पूरी होती जा रही है, ठीक है। And the additional unit from each new unit decreases. आपको जो additional utility मिल रही है वो कम होती जा रही है। Example, when a person is very hungry, the first mango gives him higher satisfaction, second mango gives less satisfaction. Hunger reduces with each additional mango. The hunger keeps decreasing and so does the utility. Simple जो बताते आ रहे वही explanation हो गया पहला। दूसरा क्या है? Less important uses are fulfilled later. That is multiple uses. क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं जो कम इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आदमी बाद में पूरी करता है। अच्छा, इससे क्या एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं। मल्टीपल यूजेस मेन इसके अंदर है, ठीक है। कह रहे हैं जिस चीज के ज्यादा यूजेस होते हैं उसके थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन करा है। कैसे करा है, क्या लिखा है? सम गुड्स कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस। कुछ चीजें बहुत चीजों में काम में आ जाती है। बिजली का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इज सेटिस्फाइड फर्स्ट। ज्यादा जरूरी चीज आप पहले सेटिस्फाई करते हो, है ना, पहले यूज करते हो। फॉलोड बाय लेस अर्जेंट नीड, उसके बाद दूसरी नीड पूरी करते हो। सो द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस। अब अगर आप उसको फालतू कामों में भी ले रहे हो, पहले बिजली से बत्ती जलाई आपने, हवा जलाई, पंखा, एसी, हीटर, कूलिंग, ठीक है, वॉशिंग, हर चीज में लगे, तो आप ज्यादा यूज कर रहे हो। ज्यादा क्यों यूज कर रहे हो? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है ना। आ रहा है समझ में? ज्यादा क्यों यूज कर रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी आपको अब इसकी अहमियत नहीं रहेगी, ज्यादा जलाओ सब जलाओ, होता है ऐसा। तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक। So the marginality falls as more units are used for less important purposes. आप उसको कम important चीजों में भी लगा रहे हो, पहले तो मेन काम लिए थे। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज लिमिटेड इट इज यूज्ड फॉर लाइटिंग, प्रायोरिटी। When more electricity is available, it may be used for cooking, heating, which are less urgent. So the utility from additional unit falls. तो अगली जो यूटिलिटी मिल रही है वो गिर रही है, तभी तो वो डाउन हो रहा है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग है आपकी क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो चल ही रहा है ना, ठीक है। अब देखेंगे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है, और जो केस चलेगा वो वन कमोडिटी केस चलेगा। क्या मतलब है इसका? पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए, इसको ध्यान समझना। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच चल रहा है, मेजरेबल चल रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां आएगा? अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कहां करेगा? वो खरीदने का एक कमोडिटी खाली, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड वन कमोडिटी केस। आप एक चीज परचेज करने गए हो, कहां इक्विलिब्रियम आएगा? कि घर आने बाद ये लगे कि बहुत अच्छी डील हुई, ये ना लगे कि कम था या ज्यादा खरीदना था या कम खरीदना था, ठीक है। वन कमोडिटी केस में कहां आएगा? कार्डिनली इसको समझेंगे, ठीक है। तो फिर से आपके सामने वही चीजें पेश होंगी, स्टेटमेंट और assumption वगैरह, ठीक है। Utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much amount of the commodity where the marginal utility of the commodity equals its price. आपने पीछे ये पढ़ा था, कह रहे हैं आप वहां इक्विलिब्रियम पे आओगे, आप एक कमोडिटी वहां खरीदोगे जहां आपको जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो उसके प्राइस के क्या है? बराबर है, ठीक है। कह रहे हैं a utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of the commodity where the marginal utility of the commodity equals its price. इन सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान, मार्जिनल यूटिलिटी एमयू से हम इसको सिंबलाइज कर दें और एक्स गुड बोल दें, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। ये कंडीशन हो जाएगी, यही लिखा हुआ है। व्हेन ही परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स इट्स प्राइस, एमयू एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। ये आपकी कंडीशन है वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम की या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की। रीड के लिए क्या लिखा है, क्यों है ये, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन। सिंस मनी विच द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड टू परचेज अ यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड द कमोडिटी बोथ गिव्स हिम यूटिलिटी। कह रहे हैं आपको कमोडिटी भी यूटिलिटी देगी, आपको जो पैसा खर्चा करने आ रहे हो वो भी यूटिलिटी देगा। पैसों में भी, नोट में भी अहमियत है, और जो सामान खरीद के ला रहे हो उसमें भी अहमियत है। ही कैन आइदर स्पेंड द मनी, या तो तुम पैसे खर्चा कर दो,
ऑन द परचेज ऑफ द कमोडिटी और कीप इट विद हिमसेल्फ, या पैसा खर्चा कर दो सामान ले आओ, या फिर पैसा अपने पास रखे रहो। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और डीप में समझो तो समझ में आएगा कि अगर पैसा खर्चा कर रहे हो तो सामान भी उतनी ही अहमियत का लाओ। तो यही इसके पीछे का कंसेप्ट है, ताकि भूलो ना। बाकी रटने को रख सकते हो, वन कमोडिटी केस MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। पूछना है आगे बढ़े, क्या दिया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी। वही टॉपिक जो चल रहा है वही बार बार में डाला हुआ है ताकि नोट्स में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अजम्पशन है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी चीज के अजम्पशन। क्या अज्यूम करके चलोगे, पहला कस्टमर रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर क्या था पीछे पढ़ा था, कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करने की सोच रहा है, नॉर्मल कंज्यूमर नहीं है कि खरीद लाए बाकी कोई मतलब नहीं है, अच्छा हुआ अच्छा, नहीं खराब हुआ खराब, तो ऐसा वाला कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर रैशनल है। Assume that a consumer is rational, meaning they are trying to maximize total utility from the goods they purchase with their limited income. Next क्या है, cardinal measurement of utility, पीछे पढ़ा था utility, इसमें भी आप नाप सकते हो नंबर के फॉर्म में, ये लेके चला गया है। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी चल रहा है कि आप जितना तक कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन गिरती जाएगी, तभी ये समझ में आएगा, तभी ये एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट क्या है, 4 कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसों की अहमियत सेम है, पैसों की अहमियत नहीं बदल रही आपके लिए। 5th कांस्टेंट इनकम, आपकी इनकम भी क्या है सेम, एकदम से इनकम बढ़ या घट नहीं गई है, वरना ये लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है, द कंज्यूमर इनकम इज फिक्स्ड सो दे मस्ट मेक चॉइस विद इन द गिवन बजट। 6 क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, कह रहे दूसरे चीजों के प्राइस भी सेम है, पीछे पढ़े थे assumption, ये इसमें भी लागू हो रहा है। द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स आर assumed to be constant during the consumption process, no change in taste and preference, पता है आपको, ये सब assumption पीछे से ही उठा के लिख सकते हो। ठीक, पूछना है इसमें, बस ये assumption एक्स्ट्रा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट कर रहा है। क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसमें तो वही पढ़ लेते ना, है ना। तो नेक्स्ट अभी हमने तुम्हें कंडीशन बताई ही थी, और वैसे इन्होंने बनाई भी हुई है। देखो क्या बनाई है, कंडीशन क्या है, MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर MU इक्वल्स टू मार्जिनलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड PX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, सिंपल है। अगर अब पहले तो हमने ये कंडीशन बताई ना आपको कि ये होना चाहिए, इसका उल्टा और थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, मतलब अगर ये ज्यादा होता ये कम होता तो क्या होता। ठीक है, क्या लिखा है, इफ MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, तो होता क्या, आप जो सेटिस्फैक्शन लेके आए हो वो ज्यादा है, पैसे जो खर्चा करें वो कम वैल्यू के है ना, तो आप ज्यादा खरीदना चाहिए या कम खरीदना चाहिए, ज्यादा खरीदना चाहिए। आप सोचो अच्छा ये एक पीस की बहुत अच्छी डील है ना, तो आप कहोगे अच्छी सेटिस्फैक्शन और खरीद लो। अगर मार्जिनलिटी ज्यादा मिल रही है ना तो आप कहोगे और खरीद लो। तो क्या होगा, कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी देन व्हाट दे आर गिविंग अप मनी, कह रहे सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, पैसों की अहमियत कम है आपके लिए, सो दे विल बाय मोर, आप ज्यादा खरीदोगे, फिर रेस्ट कहां करोगे। ठीक है, और इसका उल्टा लेके चलते हैं, अगर MUX छोटा होता प्राइस ऑफ एक्स से, मार्जिनलिटी कम होती गुड की और प्राइस की अहमियत ज्यादा होती, द कंज्यूमर इज गेटिंग लेस सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, इसका मतलब ना खरीदो, पैसे ज्यादा जा रहे हैं, सामान की अहमियत कम है। रियल लाइफ से समझ में आ रहा है, सब नॉर्मल सी बातें सेंस कर रही होंगी, है ना। कंपेयर टू व्हाट दे पे, पेमेंट ज्यादा हो रहा है आपके हिसाब से सेटिस्फैक्शन, सो दे विल बाय लेस, कम खरीदो। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द MUX इक्वल्स टू प्राइस एक्स, तो इससे भी कहां पहुंचोगे, इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट वहीं करोगे, चाहे ये ज्यादा हो तब भी रेस्ट कहां करोगे, इक्विलिब्रियम पे, और चाहे प्राइस वाला ज्यादा हो तब भी रेस्ट कहां करोगे। एंड द कंज्यूमर हैज नो रीजन टू चेंज द क्वांटिटी बॉट, आपको कोई रीजन नहीं होगा, वन कमोडिटी केस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्केड्यूल और कर्व। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं स्केड्यूल के साथ। ठीक, अच्छा स्केड्यूल कैसे होगा, यूनिट ऑफ शर्ट्स बढ़ती जाएंगी, मार्जिनलिटी गिरती जाएगी, है ना। बुक की अगर लैंग्वेज उठाओ, कितना रखा है इन्होंने, पहला इन्होंने रखा है 700, दूसरी शर्ट खरीदी कितनी रखी है 650, फिर 600, उसके बाद 500, फिर 350। ठीक है, एक स्केड्यूल बना लिया इसी लॉ को समझाने के लिए, वन कमोडिटी को, यूनिट बढ़ाते गए हो, मार्जिनलिटी गिराते गए हो। ठीक है, अब आते इस पे कर्व पे। ठीक है, कर्व पे हमने प्लॉट कर दिया पहले ही, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ क्या दिखाने वाले हो, यहाँ पे हम मार्जिनलिटी दिखाने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ प्राइस भी दिखाने वाले हैं। ठीक, मार्जिनलिटी और प्राइस दोनों इसी लाइन पे वाई एक्सिस पे दिखाने वाले हैं। फिर नीचे आते हैं कौन सी, एक्स एक्सिस, यहाँ क्या दिखाओगे, नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, सही है ना। अच्छा देखो 700 पे एक यूनिट है, मतलब MU हमारा थोड़ा यहाँ पर रहेगा, फ्री हैंड बना सकते हो। ठीक है, प्लॉट करे बिना, नंबरिंग डाले बिना बना सकते हो। ठीक है, हमने नंबरिंग डाल दी तो उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 2 पे कितनी है 650, और 3 पे कितनी है यहाँ पे, 4 पे 500, 4 पे हो गई
500, 350 पे, ठीक है। MU नॉर्मली क्या होता है, MU के साथ नीचे उतर जाता है, एक्स एक्सिस को काटता हुआ उतर जाता है, पर यहाँ पे जो MU बनाएंगे हम पूरा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, आप उतना तो नहीं खरीदोगे ना कि नेगेटिव पे जाने दो, ठीक है। तो एक MU जो लिया जाएगा, ठीक, सिंपल सा एक MU ले लिया, पूरा ना ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, पर ना ले जाओ पूरा। क्यों? क्योंकि आपको इतना तो ऑब्वियस सेंस है ना, आप नेगेटिव तो ऐसा थोड़ी करोगे कि पैसे भी दे दो सामान भी ना लो, है ना, तो नेगेटिव तक नहीं जाने दोगे। आ रहा है इतना समझ में? पहले क्या बनाया हमने, MU कर्व, ये हमारा MU कर्व है, ठीक। प्राइस अगर मान लेते हैं, सपोज द प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 600 रुपीज, प्राइस कितना है 600, आपने MU कर्व बना लिया, अब प्राइस जानने जा रहे हैं, प्राइस 600 है, प्राइस की लाइन खींच दें, ये प्राइस है। आ रहा है समझ में इतना? MU कर्व बना लिया और प्राइस लाइन खींच दी, ठीक है। अच्छा तुम बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कौन से पॉइंट पे होगा? 600 पे, थर्ड वाले पे, ठीक है। वैसे पॉइंट मेरा एकदम क्लैश नहीं कर रहा, पर हमने बना दिया। थर्ड यूनिट जहां पे मार्जिन यूनिटी 600 है, 3 यूनिट है, और प्राइस भी कितना है 600 रुपए, प्राइस भी देखिए 600 है ना, MU भी 3 पे 600 आ रही है। आ रहा है समझ में? ये MU भी है, यही प्राइस है, तो MU भी यहाँ पे 600 है, प्राइस भी यहाँ पे 600 है, और क्वांटिटी कितनी है 3। क्लियरली बनाओगे ये पॉइंट एकदम क्लैश करेगा, ठीक है। आ रहा है ये समझ में? बस यही हो गया मेरा। अब क्या लिखा है, फर्स्ट शर्ट गिव्स MU ऑफ 700, पहली 700 दे रही है ना। MU इज ग्रेटर देन P, MU आपकी 700 है, प्राइस कितना है 600, बाय मोर, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, प्राइस कम है, ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। सेकेंड शर्ट गिव्स MU 650, है ना, तो MU फिर बड़ा है, और खरीदोगे, स्टिल बाय मोर, और खरीदी आपने शर्ट, एक शर्ट और खरीदी, ऐसा तुम दुकान पे हो, है ना। द थर्ड शर्ट गिव्स MU ऑफ 600 रुपीज, MU इक्वल्स टू P, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, और खरीदोगे, नहीं, हो गया। नेगेटिव केस भी समझाने होते हैं, तो देखो क्या लिखा है, फोर्थ शर्ट गिव्स MU 500, चौथी शर्ट तो 500 दे रही थी, तो MU छोटा है प्राइस से, तो आप क्या करोगे, डू नॉट बाय मोर, पीछे जाओ। अगर यहां कहीं होते ना तो आप कम खरीदते, तो ऊपर हो तो 3 पे आ रहे हो, नीचे हो तब भी 3 पे आ रहे हो, ये समझ में आया? Thus the consumer reaches equilibrium by buying 3 shirts। आ गया समझ में? एक्सप्लेन कर पाओगे? स्टेटमेंट, assumption, ग्राफ विद एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन अभी तो ये, अब दो ग्राफ का भी होगा। एक्सप्लेनेशन विद ग्राफ, क्या लिखा है, इन द ग्राफ MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड, आपको पता है MU डाउनवर्ड जाता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ठीक है, नीचे एक्स एक्सिस पे जाके उतर भी जाता है, पर इतना हद तक नहीं बनाना है। द हॉरिजॉन्टल लाइन P रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द शर्ट, एक लाइन खींच दी है P, वो क्या है, प्राइस, जो कि 600 है, आपको पता है। द MU कर्व एंड द प्राइस लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, कह रहे हैं दोनों आपस में कट कर रहे हैं, कहां पे, E पॉइंट पे, ठीक है। एट पॉइंट E MU इक्वल्स टू प्राइस, सो द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट पॉइंट्स अबव E के अबव पॉइंट की बात करें, मतलब इधर वाले, MU इज ग्रेटर देन प्राइस, नजर आ रहा है साफ साफ, MU ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो होगा क्या, मोर यूटिलिटी देन प्राइस बाय मोर, कह रहे हैं यूटिलिटी ज्यादा मिल रही प्राइस से, ज्यादा खरीदो, इधर इधर से आगे शिफ्ट आउट हो गए। आ रहा है समझ में ये? एट पॉइंट बिलो E के नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ, प्राइस ज्यादा है, MU छोटा है, तो कम खरीदो, पीछे बाय लेस, MU इज लेस देन P, लेस यूटिलिटी देन प्राइस बाय लेस। आ रहा है समझ में ये? तो hence point E is the consumer equilibrium point and at this point consumer maximize total utility। तो अगर यहाँ पे हम डालें तो ये था MU greater than P, यहाँ पे क्या था, प्राइस greater than MU। दोनों केस डाले, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन हो सकता है, ग्राफ के थ्रू कर दिया, पहले इनिशियल ग्राफ के बताए, इक्विलिब्रियम पॉइंट बता दिया, बाकी को नेगेट कर दिया कि उधर वाला इधर वाला नहीं है। बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन है, बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक। किसी को पूछना है, आपने वन कम्युनिटी केस पढ़ लिया, अब आप नॉर्मली एक कम्युनिटी होली खरीदना चाहते हो, आप क्या करते हो, 2 कम्युनिटी उससे ज्यादा भी खरीदते हो, तो सिंप्लिसिटी के लिए 2 कम्युनिटी केस आ रहा है, ठीक है। आप इक्विलिब्रियम पे कहां होगे जब 2 कम्युनिटी खरीदो, बहुत ध्यान से समझना, ना याद करना पड़ेगा, समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहला लिखा है लॉ, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे ही नाम है समझ जाना 2 कम्युनिटी केस के बारे में बात हो रही है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज नोन एज 2 कम्युनिटी केस, ठीक है। The utility maximizing consumer must allocate his income among various communities, दो हैं various community, in such a way that the last unit of money spent on each community gives him the same marginal utility। क्या लिखा हुआ है, आपने पीछे एक कम्युनिटी पढ़ी थी,
एक कमोडिटी केस में क्या थे इक्विलिब्रियम, एक कमोडिटी केस में ये थी MUX है ना इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, सही है। तो दो कमोडिटी केस में क्या होना चाहिए, दो कमोडिटी कुछ ऐसे होनी चाहिए मेरे हिसाब से, MUX इक्वल्स टू, दो कमोडिटी है ना, दूसरी MUY बोल रहे हैं है ना, और जो आप पैसे खर्चा करने जा रहे हो, ठीक है, दोनों के जो इनकम, इसको दोनों में पैसा जो मिला के खर्चा होगा वो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मनी। कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये फेल होगी। क्यों फेल होगी, X गुड हो सकता है कुछ और कीमत का हो, Y गुड हो सकता है कुछ और कीमत का हो। तो अगर इससे हमें 60 सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इससे भी 60 मिल रही है, लेकिन ये 5 रुपए का है 10 रुपए का है, तब ये बात सही नहीं हो रही है। तो अगर कीमतें अलग होती हैं, पहले गुड की कीमत अलग है, दूसरे गुड की कीमत अलग है, तो फिर किस टर्म्स पे बात करी जाए, फिर 1 रुपए पे बात करी जाती है, ठीक है। ये 5 का गुड है, 5 रुपए का है, 5 रुपए पे 60 मिल रही है, ये 10 का है 60 मिल रही है, तो इनको 1-1 रुपए पे लाओ। अलग अलग कीमतें होती है तो किस पे करते हैं, 1 रुपए। 1 रुपए पे कैसे लाओगे, हटाएं इसको, आप कर दो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, है ना। इसके बाद रख दो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, और जितने पैसे खर्चा करना चाह रहे हो वो पूरे पूरे पैसे खत्म हो जाए, ठीक है। मान लो 2 गुड्स खरीदने गए, आप 20 रुपए लेके गए, तो पूरे पूरे पैसे भी लग जाए और दोनों से जो 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन है वो बराबर हो। आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे हम अपनी अभी के लिए लिख दे रहे हैं मनी, ठीक है, मनी या इनकम, अब समझ में आ जाएगा। यूटिलिटी मैक्सिमम कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम मनी, है ना, among various commodity in such a way that the last unit of money, that is rupee, last unit of money, है ना, spend on each commodity gives him the same marginal utility। इसकी भी last unit of money, इसकी भी last unit of money, दोनों क्या दे रही है, same satisfaction। दो commodity केस समझ में आया कुछ, कि ये याद ही करोगे तुम बैठ के, हमने आपको बेस्ट कोशिश करके समझा दिया, वरना ये नॉर्मली आदमी याद कर लेता है। दो कमोडिटी MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, एक कमोडिटी MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन था, इसके पीछे कंसेप्ट था कि क्यों है भैया ये, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा ये इसी बात को समझाएंगे, ये थोड़ा सा डीप में होता है, ठीक है, इसको समझना क्या लिखा हुआ है। सिचुएशन रखी, यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड इन 2 गुड्स, कुछ पैसा है, 2 गुड्स खरीदने आ रहे हो, X और Y, ठीक है। द मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी satisfaction you get from spending the last rupee is, कैसे निकालोगे मार्जिन यूटिलिटी, आप करोगे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X गुड एग्जांपल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X गुड, ये निकालने का तरीका इन्होंने बताया, यहाँ पे मिस कर दिया हमने, लिख दिया खुद से, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X, जिसकी भी 1 रुपए की निकालनी ऐसे निकलेगी। Y की निकालनी होगी तो क्या रखोगे, MU ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y निकल आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, खाली X हटा के कोई भी गुड लगा दो, यही तो फॉर्मूला था। कह रहे द मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी इज, ऐसे निकलने वाली है। अच्छा, एक सिचुएशन लेके चलते हैं हम लोग पहले इसके लिए। एक सिचुएशन आई आपके सामने, से MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज ग्रेटर देन MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, ये सिचुएशन आई, याली होनी चाहिए पर ये सिचुएशन चल रही है, ठीक। व्हाट दिस मीन, क्या मतलब है इसका, यू आर गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग मनी ऑफ X देन ऑन Y, यहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, यहां कम है, ऑब्वियसली यही लिखा हुआ है। सो यू आर नॉट यूजिंग योर मनी इन द बेस्ट वे, आप सही से अपना पैसा खर्चा नहीं करो, आप तो रैशनल कंज्यूमर हो, आपको इसको सुधारना पड़ेगा। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए, आप क्या करो, मूव सम मनी फ्रॉम Y टू X, जब इसमें कम सेटिस्फैक्शन है तो इधर से पैसा हटाओ, किधर लगाओ, इधर वाला लगाओ, है ना। जब Y X में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, Y में कम है, तो X और खरीदो, Y हटाओ, ठीक। तो ये लिखा हुआ है, this move some money from Y to X, this way you are spending more on the thing that gives you more satisfaction and less on the one that give you less satisfaction। तुम इधर से पैसा इधर लाना शुरू करोगे, और जब इसके ज्यादा कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, what happens when you do this, जब आप ये करोगे तो क्या होगा, as you buy more of X its marginal utility falls, जब ये खरीदना शुरू करोगे इसकी धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। क्यों, डिमिनिशिंग में तो यही होता है ना, ज्यादा कंज्यूम करोगे इसकी यूटिलिटी गिरने लगेगी और इसकी बढ़ने लगेगी, कहां रेस्ट करोगे, ठीक है। What happens when you do this, as you buy more of X its marginal utility falls, क्यों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो as you buy less of Y, Y कम खरीदोगे इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, कम खरीदने से बढ़ेगी, ऑब्वियस है। When do you stop switching, you stop when at this point where MUX upon price of X equals to MUY
अपॉन प्राइस ऑफ वाई. At this point, you are getting equal satisfaction per rupee from both goods. Now your money is used in the most efficient way. You have maximized the total utility. पहले आपको हमने कंडीशन बताई और कंडीशन समझाते समय पहले एक छोटा सा केस लिया. अगर इधर ज्यादा होती इधर कम होती, इधर ज्यादा होती आप y ना खरीद के क्या खरीदो, x खरीदो. x खरीदोगे तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी डाउन होने लगेगी. ज्यादा खरीदने से यूटिलिटी कम होती है, इसकी बढ़ने लगेगी, इसको कम खरीद रहे हो. रेस्ट कहाँ करोगे? ये ज्यादा था ये कम होने लगा, ये कम था ज्यादा होने लगा, बराबर कहाँ आएगा? यूटिलिटी स्केड्यूल ऑफ एक्स एंड वाई. अब दो गुड्स का स्केड्यूल बना, आपने मीनिंग पढ़ ली है ना. अब स्केड्यूल आ रहा है उसका. अजम्पशंस इसके थे, इसके नहीं थे, डबल कमोडिटी के. बस वही अजम्पशन लगा दोगे. अगर आता भी है तो वन कमोडिटी केस वाले अजम्पशन लगा दोगे. ठीक है. क्या क्या रखना है आपको? एक तरफ यूनिट्स रखनी है. ठीक है. यूनिट्स इन्होंने स्टार्ट करनी है 1 से. पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये ले गए इसको 6 तक. ठीक है. एक तरफ हम लोग रखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, गुड ऑफ एक्स. एक तरफ रखोगे मार्जिनल यूटिलिटी गुड वाई की. ठीक है ना. और ये मेजर किसमें होगी? यूटिल्स में. लिख देना यूटिल्स, हम लिख नहीं रहे, जगह वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है. अब बताओ सिंपल सब ये चलेगा. यूटिलिटी ये बढ़ता जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी. ठीक है. तो पहली बार में आपको मिली थी 50, अगली बार में मिल रही है 45 और ये 5 का गैप रख के ले गए 40, 35. थोड़ी सी एग्जाम टाइम फिगर देख लेना. जब एग्जाम से एक दिन पहले फिगर्स थोड़ी सी दिमाग में बसा लेना. ठीक है. MU ऑफ y कहां से स्टार्ट हुई? 80 से स्टार्ट हुई है, ये भी गिरती जाएगी. सेकंड कम्युनिटी के साथ भी हुआ, जितना बढ़ा रहे हो इसकी भी यूटिलिटी गिरती आ रही. 60, 50, 40, 30. नेक्स्ट क्या निकालोगे? 1 रुपी वाली निकालो. इससे थोड़ी काम बनेगा है ना. MUX अपॉन प्राइस ऑफ x निकालो. तो पहली निकालते हैं फर्स्ट गुड का 1 रुपी वाला, मतलब MUX अपॉन प्राइस ऑफ x. दूसरे गुड का भी यही करोगे, MUY अपॉन प्राइस ऑफ y. प्राइस कितना है? मान लेते हैं इसका प्राइस है 5 रुपए, है ना. एग्जाम्पल, इसका प्राइस है 10 रुपए. ठीक है ना. तो प्राइस इसका अगर 5 रुपए है तो 50/5 कितना आएगा? 10. 1 रुपए की जो सेटिस्फैक्शन है वो 10 है. 45/5 कितना आएगा? 9. 40 से कितना आएगा? 8. ये 7, 6, 5. कोई दिक्कत? उसका कैसे निकालोगे? 80 को किससे डिवाइड करोगे? 10 रुपए से. इसका आएगा पर रुपी 8, इसका 7, इसका 6, इसका 5, इसका 4, इसका 3. दो गुड्स के रेट थे, दोनों की यूटिलिटीज थी, 1 रुपए वाली निकाल ली. अब अगर ध्यान दो तो हमें MUX दोनों को मैच कराना है. ये बहुत जगह हो रहा है ना. मतलब एक देखो ये हो रहा है ना, एक यहाँ पे भी तो हो रहा है. हमें तो एक ही चाहिए होगा ना. ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है. इन सब जगह मेरा MUX PX मैच कर रहा है विद MUY अपॉन PY. ठीक. फिर क्या लिखा है? द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी एक्सप्लेन यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल. अ कंज्यूमर हैज 40 रुपीज टू स्पेंड. मान लेते हैं आप 40 रुपए खर्चा करने जाओ. दो गुड्स खरीदोगे एक्स और वाई. प्राइसेस एक्स 5 रुपए का है, वाई 10 रुपए का. हमने आपको पहले बता दिया. ठीक है. एक्सप्लेनेशन में लिखोगे. कंसेप्ट क्या होगा? द मार्जिनलिटी पर रुपीज कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकालोगे? वही MU ऑफ गुड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो. ये सब लिखना पड़ेगा वहां पे आपको. ठीक है. कैसे निकाला है आपने? MU ऑफ गुड अपॉन प्राइस ऑफ गुड. ठीक है. मार्जिनलिटी पर रुपी फॉल्स as more units are consumed due to law of diminishing marginality. ये भी गिरता गया है, ये भी गिरता गया. law of diminishing marginality रीजन है. इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनल रूल क्या होगा? यूटिलिटी मैक्सिमाइज व्हेन MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ y. यूटिलिटी मैक्सिमम है. दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट मल्टीपल कॉम्बिनेशन. कहने बहुत जगह सेटिस्फाई हुई है. तो कहां हुई? 3 यूनिट्स ऑफ, देखो पहले यहां पे हुई थी 3 यूनिट x की और 1 यूनिट किसकी? y की. देखिए 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y. दूसरी जगह कहां सेटिस्फाई हुई? 4 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y. ठीक है. 4 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y. ठीक है. फिर यहां पे भी हुई 5 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ y. 6 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ y. ठीक है. 3 यूनिट जो भी था, यहां सारे लिखे हुए हैं. अब बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है. लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी एक पॉइंट बताना है ना. अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें खर्चा कितने करने थे, तो बस अब ये देखना रह गया है किस कॉम्बिनेशन में 40 रुपए खर्चा हो रहा है. काम हो जाएगा खत्म. ठीक है. एक्सपेंसेस निकालते हैं कि मेरे हर कॉम्बिनेशन में कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं. ठीक है. इससे बड़ा गुस्सा आता होगा जब ये जूम करके नया खुलता है. पूरा पढ़ा था पेज हमने, उसको इन्होंने कर दिया कोने में, है ना, ठिकाने लगा दिया. क्या चीज? एक ही पेज है. अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 1. कॉम्बिनेशन 1 मेरा क्या था? 3 यूनिट ऑफ x है ना एंड 1 यूनिट ऑफ y.
एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 यूनिट कितने रुपए वाली है, वो 5 रुपए की है ना, और 15 आएगा, और 1 यूनिट वाई की है, मतलब 1 इंटू कितना करोगे 10, कितना आएगा 10 रुपए, टोटल कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं 25, हो ही नहीं सकता ये इक्विलिब्रियम, हम तो 40 खर्चा करने वाले हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन देख लेना, लिख लेना, क्या था सेकंड कॉम्बिनेशन, 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई, हम लिख नहीं रहे, कितने रुपए खर्चा होंगे, 4 यूनिट एक्स की है, मतलब 4 इंटू 5, सही है ना, और इसका आएगा रेट 20 रुपए, और 2 यूनिट ऑफ वाई है ना, 2 यूनिट ऑफ वाई सेकंड कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 10 कितना आएगा 20, टोटल करो तो कितना आ रहा है, यही होगा, ठीक है। लेकिन आगे कॉम्बिनेशन में डालना, हम एक और डाल दे रहे हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड के बारे में लिखना, 5 यूनिट ऑफ एक्स 3 यूनिट ऑफ वाई, 5 यूनिट एक्स की मतलब 5 में कितने हुए 25 रुपए, और कितनी यूनिट है 3 यूनिट ऑफ वाई है, 3 इंटू 10, ये कहां से निकालना है, यहीं से निकालना है, समझ में आ रहा है कि डाउट हो रहा है, कितना होगा ये 30, टोटल कितना हो गया 55, तो ये तो नहीं होगा, ज्यादा पैसे खर्चा हुए जा रहे हैं, हो गया काम खत्म। In order to purchase the different combination of x and y, consumer will be required to incur different amount of expenditure as indicated. पैसा खर्चा होगा। Remember, consumer has a fixed budget of 40 रुपए to spend on goods x and y. ठीक है, 40 ही तो खर्चा करने हैं। Combination 1 cost only 25, so the consumer underutilized the budget. अपने पैसे पूरे खर्चा नहीं कर रहा है। फिर combination 2, combination 3 and 4 cost 55 रुपए and 70 रुपए, या तो 55 था, एक और बनाओगे वो क्या है 70 रुपए होंगे वहां पे। Which are beyond the budget, ये तो बजट के बाहर जा रहे हैं, तो खरीद ही नहीं पाओगे। So only combination 2 costs exactly 40, which matches the consumer's budget limit. ठीक है, therefore equilibrium is achieved when the consumer buy 4 unit of second वाला 4 unit of x and 2 unit of y and 2 unit of y, spending exactly 40. Explanation ऐसे दोगे, दो कम्युनिटी केस हो गया। If we generalize equilibrium condition, अगर जनरलाइज करें पूरी कंडीशन को, तो क्या नजर आई, शुरुआत में बताई थी हमने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी व्हेन, कब होगी, जब वही लिखना पड़ेगा बार बार, mu(x) अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू mu(y) अपॉन प्राइस ऑफ y, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, साथ में कहना चाहिए एंड एट द सेम टाइम कंज्यूमर मस्ट स्पेंड द एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू कमोडिटी, उसके पूरे पैसे भी खर्चा हो जाए, वरना ये बहुत जगह दिखेगा आपको। हमने बताया था आपको 2 पार्ट में चैप्टर है ना, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेकेंड पार्ट है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी या फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसका नाम क्या था, कार्डिनल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऐसा करके था, इसका नाम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इनडिफरेंस कर्व है। बस फर्क ये है, इसमें आप चीजों को यूटिलिटी को मेजर नहीं करोगे, उसमें मेजरेबल थी कि भैया 10 नंबर दे रहे थे, सॉरी मेजर क्या, उसमें आप नंबर दे रहे थे 10 20 30, है ना, यहाँ बस प्रेफरेंस है, ये ज्यादा अच्छा ये कम अच्छा, नंबर नहीं दिए गए। कार्डिनल का मतलब ही ना होता नंबर, यहाँ ऑर्डिनल है, ठीक है, कार्डिनल नहीं है, नंबर के फॉर्म में नहीं है। क्या लिखा, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मतलब इसी की बात हो रही है, इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, व्हिच मींस दैट अ कंज्यूमर कैन रैंक और ऑर्डर डिफरेंट गुड्स, ठीक है, रैंक दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, ऑन द सेटिस्फैक्शन दे प्रोवाइड, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक, अनलाइक कार्डिनल, कार्डिनल में क्या था, वेयर यूटिलिटी इज मेजर्ड इन नंबर्स, वहां तो यूटिलिटी मेजर कर रहे थे नंबर में, ऑर्डिनल यूटिलिटी ओनली रिक्वायर द कंज्यूमर टू से व्हिच गुड दे प्रेफर मोर, ऑर्डिनल कहता है बस ये अच्छा ये कम अच्छा, ठीक है, विदाउट मेजरिंग हाउ मच मोर, कितना ज्यादा कोई मतलब नहीं, तो रीड के लिए है बस, ये नंबर नहीं देने एग्जैक्ट। फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर इनडिफरेंस कर्व, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, ऑर्डिनल में तो पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इनडिफरेंस कर्व। होता क्या है इनडिफरेंस कर्व, पहले मीनिंग देख लें, लिखी हुई इनडिफरेंस कर्व क्या है, एक एन इनडिफरेंस कर्व, कर्व का मतलब ग्राफ होता है ना, डायग्राम होता है, एन इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which give equal amount of satisfaction to the consumer, ये ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन दिखाएगा अलग अलग, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन एक लेवल की सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोला आपने, ऐसा कर्व मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तुम 4 क्लोथ खरीद लो या 1 फूड खरीद लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है कुछ सर्टेन लेवल की है, या फिर आप एग्जाम्पल 2 क्लोथ खरीद लो, ठीक है, 2 क्लोथ खरीद लो और 2 फूड खरीद लो, तब भी सेटिस्फैक्शन इसकी और इसकी क्या है, सेम। तो अगर ऐसा ग्राफ जो 2 गुड्स तो दिखा रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन के, लेकिन सबकी सेटिस्फैक्शन क्या है, सेम, तो वो क्या कहलाएगा, इनडिफरेंस कर्व, ठीक है, फिर से सेटिस्फैक्शन एक ही है, गुड्स अलग अलग है, सेटिस्फैक्शन एक ही है। इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द
कंज्यूमर। सिंपल है। तो इसका स्केड्यूल क्या होगा? बस ऐसा टेबल जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखा रहा हो जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, वो स्केड्यूल हो जाएगा। स्केड्यूल का मतलब ही टेबल होता है। क्या लिखा? इंडिफरेंस स्केड्यूल रेफर्स टू अ स्केड्यूल दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सेम ही है, यहाँ कर्व है, यहाँ टेबल है या फिर स्केड्यूल है। पूछना है? ठीक है, एक स्केड्यूल बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। बुक के हिसाब से चले तो इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। कॉम्बिनेशन को इन्होंने नंबर मतलब अल्फाबेट्स दिए। एक कॉम्बिनेशन ए है, एक कॉम्बिनेशन बी है, एक कॉम्बिनेशन सी है, एक कॉम्बिनेशन डी है। ये 4 कॉम्बिनेशन है और चारों के चारों क्या दिखाएंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो पहला कॉम्बिनेशन देखो, जो टेबल बनाया है इसमें पहले कॉम्बिनेशन में फूड लिखा है, कुछ फूड्स की क्वांटिटी होगी, यूनिट्स यहाँ डाल देना, यूनिट्स ऑफ फूड, और यहाँ यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। और ये क्या है अभी देखते हैं आखिरी में। ठीक, तो पहले ए कॉम्बिनेशन जो है उसमें इन्होंने लिया है 1 फूड, ठीक है, और 10 क्लोथिंग। इसकी सेटिस्फेक्शन एक सर्टेन लेवल की है। ठीक, बी कॉम्बिनेशन जो इन्होंने लिया है, कह रहे हैं 2 फूड ले लो या फिर 7 क्लोथिंग ले लो, इसकी भी सेटिस्फेक्शन और ए और बी की दोनों क्या है? सेम है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। सी वाले में 3 फूड ले लो और ये तुम्हारे 5 ले लिए इन्होंने, 5 क्लोथिंग। 3 फूड 5 क्लोथिंग, सेटिस्फेक्शन बी के हिसाब की है। ए बी सी तीनों की क्या है? सेम है। उसके बाद 4 फूड ले लिए और क्लोथिंग भी 4 लिए, इनकी सेटिस्फेक्शन भी सेम है। फिगर्स बस दिमाग में हल्की सी बसा लेना, एग्जाम के टाइम खत्म हो गया, बना देना वहां पे। ठीक है, ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, सेटिस्फेक्शन सबकी सेम है। ठीक है, सब में जो आपको सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रही है एकदम सेम है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मतलब आप देखो, अगर क्लोथिंग पे हो और फूड पे हो तो आप क्लोथिंग छोड़ रहे हो तभी आप फूड ले रहे हो। कितनी छोड़ी? पहली बार में 3 छोड़ी, अगली बार में 2 छोड़ी, फिर 1 छोड़ी। यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि जो दूसरा, अगर सेम सेटिस्फेक्शन रखनी है ना तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी, दूसरी चीज तभी मिलेगी। अगर सोचो हम क्लोथिंग उतनी रख लेते 10, यहाँ पे 10 ही रख देते, 8 ना रखते, हमने 10, और फूड 2 रख देते, तो क्या होता? सेटिस्फेक्शन वही लेवल की होती है, बढ़ गई होती? ऑब्वियस है बढ़ गई होती। फूड बढ़ गई, क्लोथिंग बढ़ गई आपकी, सॉरी क्लोथिंग उतनी, फूड बढ़ गए आपके, है ना। अगर सेम सेटिस्फेक्शन सब कॉम्बिनेशन पास हो, इसका मतलब ये है कि कुछ छोड़ो दूसरा पाओ, तभी सेम ही सेटिस्फेक्शन सारे के सारे दिखाएंगे, वरना इंडिफरेंस कर भी नहीं रह गया वो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने निकालोगे? पहली बार में कोई नहीं होगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, अगली बार में आपने 3 क्लोथ छोड़े हैं, ठीक है ना, और फूड कितना मिला तो इसको बोलेंगे 3:1 पहला। ठीक है ना, अगला क्या होगा? 7 से 5 पे आ गए, कितने छोड़े? 2, और मिला कितना? सही है, लास्ट में 1 छोड़ा, 1 मिला, 1:1। ये होता मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और देखो तो घटता गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, अभी आगे मिलेगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा घटेगा। ठीक, मतलब 3 छोड़े, 2 छोड़े, 1 छोड़े, क्यों है अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंडिफरेंस। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा है table shows that the household gets equal satisfaction from all the 4 combination, namely A, B, C, D, ठीक है, of food and clothing। अंग्रेजी में यही लिखा हुआ है, सब equal satisfaction दे रहे हैं। At point A, person has 1 unit of food and 10 unit of clothing, while at point B, B पे क्या है? They have 2 units of food and 7 unit of clothing. Even though the quantities change, the consumer is equal satisfied with each combination. Quantity तो बदल नहीं है, satisfied equally हर combination से। To get more food, the person must give up some clothing, but their overall satisfaction stays the same. Food और चाहिए तो clothing हटाओ। आ रहा है ये समझ में? अब इसका बनाते हैं ग्राफ, और बहुत आसानी से ग्राफ बन जाएगा। कुछ है ही नहीं, आपको स्केड्यूल हो तो ग्राफ तो बन ही जाते हैं, है ना। ये ग्राफ है, एक तरफ यूनिट्स ऑफ, ऑब्वियस है आप क्लोथिंग डालोगे और एक तरफ फूड डालोगे, है ना, 2 ही तो चीजें हैं। ये थोड़ी प्लॉट करोगे, कॉम्बिनेशंस तो उसमें बीच में आ जाएंगे। यही 2 प्लॉट चीजें करनी है। देखिए, वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, वाई पे क्लोथिंग डाल दी, नीचे फूड डाल दिए। आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, अब आपको नंबरिंग देनी है। क्लोथिंग देखो ध्यान से बनाना है इसको बहुत। क्या करना है? क्लोथिंग आपकी कहां से स्टार्ट हुई? 10, पहली बार 10 है तो कहीं ऊपर से स्टार्ट करें, है ना। तो हम यहाँ पे दे देते हैं, ये मेरा क्या है? 10। उसके बाद 3 का गैप है ना, 3 का सीधे 7 दे दे, थोड़ा सा ज्यादा गैप लिया हमने, दे दिया क्या सीधे 7, 8 9 हमने स्किप कर दिया। ठीक है, उसके बाद 5 है। अब कोशिश ये करना कि ये जो इसमें गैप है अगले वाले में कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि ऑब्वियस है पहले 3 छोड़े जबकि 2 ही तो कम हुए, तो थोड़ा यहाँ रख दे, ये हो गया क्या? 5। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ ले आना है? 4 पे, तो 4 तो और कम रखना है, मतलब यहाँ पे रख दे। ठीक, अरे और भी प्लॉट करना हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इधर वाले डाले, नीचे फूड डालने यूनिट्स ऑफ, इसमें तो इक्वल इक्वल है 1 2 3 4, तो जितना गैप रखना समय बराबर रखना। 1
उसके बाद जितना इतना गैप है उधर ही उतना गैप होना चाहिए। 2 3 4 4 ही है, ठीक। अब पॉइंट्स डाल देते हैं कॉम्बिनेशन के। पहला कॉम्बिनेशन ए है 1 फूड 10 क्लोथिंग, 1 फूड 10 क्लोथिंग, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है। इसके बाद 2 फूड 7 क्लोथिंग, मतलब 2 ये 7 ये कुछ। फिर 3 और 5, 3 और 5। नेक्स्ट है 4 और 4, मतलब 4 और 4 ये। सही है ना, कोई दिक्कत? सारे पॉइंट डाल दिए, इनको नाम दे दे। ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, ये डी कॉम्बिनेशन है। और कर्व बनाए तो कुछ ये बन गया मेरा इनडिफरेंस कर्व। लाइनें खींचना हो लाइनें खींच दो। 10 पे 1, 7 पे 2, 5 पे 3, 4 पे 4। प्रैक्टिस से आएगा ऑब्वियस है, प्रैक्टिस के बिना देख के तो नहीं आ जाएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी थोड़ी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो क्या लिखा है ग्राफ के बारे में, खत्म हो गया टॉपिक। नीचे यहां तक पहुंच गया था, हमने टेबल के बारे में बात करी थी। कह रहे व्हेन वी प्लॉट दिस कॉम्बिनेशन ऑन अ ग्राफ विद फूड ऑन द एक्स एक्सिस, फूड ऑन द एक्स एक्सिस एंड क्लोथिंग ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्लोथिंग है, वी गेट अ कर्व कॉल्ड द इनडिफरेंस कर्व। ये हमारा क्या है? इनडिफरेंस कर्व, आईसी नाम है इसका। Each point on this curve represent a combination of goods that give the same satisfaction. हर point same satisfaction दिखा रहा है। That's why the consumer is indifferent between them. Indifference इसका नाम क्यों है? आप indifferent हो, चाहो ये ले लो, चाहे ले लो, चाहे ले लो, आप तीनों चारों में फर्क नहीं कर रहे हो। हाँ, an indifference curve is also called an ISO utility curve. कहने इसको ISO भी बोला जाता है। ISO का मतलब होता है equal. ISO means equal. पूछना है कंप्लीट पूरा, ठीक है? तो सिंपल था, पहले आपने मीनिंग पढ़ी, फिर आपने स्केड्यूल पढ़ा, है ना, स्केड्यूल बनाया, कर्व बनाया, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं किस पे? इनडिफरेंस मैप पे। और बहुत सिंपल है ये, बस इनडिफरेंस मैप क्या होगा? इनडिफरेंस कर्व बनाया, ऐसे बन रहा था। इनडिफरेंस मैप इनडिफरेंस कर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बहुत से इनडिफरेंस कर्व ये दिखाता है, ठीक है। हर कर्व अपनी लेवल की सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक इनडिफरेंस कर्व बनाए, ऐसे बना था कुछ, है ना, ऐसे पीछे बना था, एक इनडिफरेंस कर्व हो गया, इस पे बहुत से पॉइंट्स होंगे, सब सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन दिखा रहे होंगे, इसको हम नाम दे देते हैं IC1, ठीक है। एक और बना दे, अगर इसी पे एक और बना दिया हमने, इसको नाम दे दे IC2। ये जो इनडिफरेंस कर्व है इसमें भी बहुत से पॉइंट्स होंगे और सब एक लेवल की सेटिस्फैक्शन दिखा रहे होंगे, लेकिन इसकी सेटिस्फैक्शन और इसकी सेटिस्फैक्शन में फर्क होगा, ये वाला कम होगा, ये वाला ज्यादा, ऑब्वियस है, जो ऊपर होता ज्यादा होता है। एक और बना दे, मैप बना रहे हैं ना तो बहुत सारे होंगे, IC3 एक और बना देते हैं। ऐसे बनाना ग्राफ के अंदर आ जाए, मेरे तो बाहर निकल गए, ग्राफ की लाइनों के बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होता, ऊपर से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखो बहुत से कॉम्बिनेशन आ गए, तो इसका मतलब ये क्या है? एक इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप कुछ नहीं है, इनडिफरेंस कर्व दिखाता है बहुत सारे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व है। क्या लिखा हुआ है? इनडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज नोन एज इनडिफरेंस मैप, each one of which represent a given level of satisfaction. हर इंडिफरेंस कर्व एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है, लेकिन हर का अपने अपने जो पॉइंट्स होंगे वो सेम दिखा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला सबसे कम वाला है, ये उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, ये उससे ज्यादा है, और ये हाईएस्ट है। लेकिन जो पहला है इसके जो पॉइंट होंगे वो सब सेटिस्फैक्शन क्या दिखा रहे होंगे? सेम। इस लेवल पे जितने पॉइंट होंगे सबकी सेटिस्फैक्शन सेम होगी। इस लेवल के जो होंगे पॉइंट्स उनकी आपस में तो सेम होगी, लेकिन पीछे वालों से ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में? बता देना है, मैप बना देना है। फिगर शोज सच एन इंडिफरेंस मैप कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व IC1 IC2 IC3 IC4। फिगर दिखा रही है, ग्राफ के बारे में बता दिया, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है इस पे। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। डाल देना यूनिट ऑफ क्लोथिंग, इधर डालना फूड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पीछे तुमने पढ़ लिया, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो, ठीक है। नॉर्मली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब पीछे पढ़ा वही है, क्या होता है? एक छोड़ोगे दूसरा पाओगे, है ना। क्या लिखा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच, ये एक रेट होता है नॉर्मली कि कितना छोड़ना पड़ेगा एक दूसरा लेने के लिए, तो सेटिस्फैक्शन खराब ना हो, सबकी सेम रहे। इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब यही बताया, एक कितना छोड़ें दूसरा कितना पाए कि सेटिस्फैक्शन की लेवल चेंज ना हो, इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीनिंग में पूछना है कुछ? आ रही समझ में? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंज्यूमर मूव फ्रॉम कॉम्बिनेशन A to B, पीछे करा था A से B में गया था, ही इज विलिंग टू गिव अप 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 3 क्लोथिंग छोड़ी थी,
फॉर 1 यूनिट ऑफ फूड। फूड कितना पाया था? 1। दैट इज MRS ऑफ फूड फॉर क्लोथिंग इज 3:1। बता दिया था पीछे हमने, मीनिंग ये है, रिलेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा जैसे ग्राफ, उसके बारे की बातें करी गई है, उसकी प्रॉपर्टीज करी गई कि क्या है उसका, खूबियां क्या क्या है, कैसा दिखता है, क्यों है ऐसा, वगैरह वगैरह बातें करी गई। ठीक, कह रहे हैं एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेफ्ट से राउट डाउनवर्ड जा रहा होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना इंडिफरेंस कर्व, यूं तो नहीं था, यूं था, तो अप टू डाउन डाउनवर्ड जा रहा है, ये तो चांद बन गया। यूं था, सही है, अप टू डाउन जा रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या लिखा है अब, ये क्यों है इसके बारे में थोड़ा समझाया गया है। कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। क्या रीजन है इसके पीछे का? दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस मींस दैट इफ अ कंज्यूमर वांट्स मोर ऑफ वन गुड दे मस्ट गिव अप सम ऑफ द अदर गुड, तभी डाउनवर्ड जा रहा है। यही रीजन है कि एक छोड़ोगे दूसरा पाओगे। डिमांड पढ़ा था, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन जब होता है तो वो डाउनवर्ड जाता है। मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तभी तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी। अगर एक घटाया, सॉरी एक बढ़ाया दूसरा ही बढ़ा दिया, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहां रही? दोनों कुछ बढ़ गए, सेटिस्फैक्शन भी बढ़ गई होगी, पर इंडिफरेंस कर्व तो एक ही सेटिस्फैक्शन दिखाता है। आ रहा है क्या बोलने हम समझ में? इसलिए एक गिराना है तभी दूसरा बढ़ेगा, दोनों नहीं बढ़ा सकते। दोनों बढ़ रहे होते तो ऐसा जाता। फॉर एग्जाम्पल एज शोन इन फिगर 4 व्हेन अ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन, फिगर 4 नहीं, वो पीछे वाली फिगर की बात करी गई। when a consumer moves from combination A to B on the same indifference curve, they consume 1 more unit of food, 3 unit of cloth। पीछे जो बना था कर्व, previous figure when a consumer moves from combination A to B, A से B में गया था तो उसने क्या कर रहा था? they consume 1 more unit of food और they give up 3 units of clothing। एक डाउन एक अप, कर्व ऐसा था। आ गया, आगे लिखा since their total satisfaction stays the same, both combination lie on the same indifference curve। और A और B दोनों ही किस पे थे? एक ही कर्व पे थे ना। अगर ये कर्व था तो A यहां था, B यहां था कुछ, ठीक है, एक ही कर्व पे थे। However, if the consumer gets more food without giving up any clothing, ये समझा रहे हैं कि अगर वो और फूड ले लेता, क्लोथिंग ना देता, ठीक है, their satisfaction will increase, उसकी satisfaction क्या हो गई होती? इंक्रीज। क्यों बढ़ गई होती? क्योंकि एक चीज छोड़ी नहीं, दूसरी चीज पाली तुमने। This new combination will give more utility than before, utility बढ़ जाती। It will lie on a higher indifference curve, तो उस indifference curve पे थोड़ी होता वो तो ऊपर वाले पे होता, not the same one। ठीक है, ये नोट है रीड के लिए, मेन मीनिंग वहीं खत्म हो गई। This proof that an indifference curve must slope downward, otherwise the concept of equal satisfaction from different combination would not hold true, वरना चलेगा ही नहीं। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता है, पढ़ लिया आपने, कर्व में देखने में भी नजर आ रहा था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं? एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब ये इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट तो था नहीं, ये कैसे था? ऐसे था, है ना, ऐसे भी नहीं था। आपको इंडिफरेंस कर्व जो देखने को मिला वो ऐसा था। ये होता है कॉनकेव, इसे बोलते हैं कॉनकेव। ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, ये तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन है तो था वैसा। ऐसा क्यों था? सीधा क्यों नहीं था या वैसा क्यों नहीं था? ठीक, एक चीज ज्यादा गिर रही थी, एक चीज कम बढ़ रही थी। एक चीज फॉल हो रही, वो तो रीजन इसका हो गया कि एक चीज फॉल हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, वो तो डाउनवर्ड का रीजन हो गया कि यू क्यों है। चांद शेप का रीजन नहीं था वो, पीछे जो पढ़ा वो रीजन था कि ये डाउन क्यों हुआ है, बस स्ट्रेट और कर्व की बात नहीं करी गई थी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? यहां पे जो बात हो रही है कि ये चांद शेप में या कॉन्वेक्स क्यों है। ठीक, आ रहा है सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी के डाउन क्यों गया है, दूसरी प्रॉपर्टी एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इस लाइन से ये इस शेप में क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है या फिर ऐसा क्यों नहीं है। क्या लिखा है? एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज दैट इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, ठीक है। दिस मींस दैट कर्व बेंड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ बेंड है, टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द एक्स एंड वाई एक्सिस मीट। मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, एक्सिस ओरिजिन की, है ना, इनवर्ड इसी पॉइंट से है वो। The reason for this convex shape is the law of diminishing marginal rate of substitution। कह रहे हैं इसके पीछे का रीजन है MRS, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सिंपल सी बात है, तुम रियल लाइफ एग्जांपल में समझ जाओगे। मान लेते हैं तुम्हारे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं, ठीक है, और फूड तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम तैयार हो जाओगे, हम क्लोथ ज्यादा दे देंगे, एक फूड दे दो, है ना, तैयार हो जाओगे। फिर तुम्हारे पास क्लोथ कम हो गए,
अब तुम्हें और फूड चाहिए, तुम कहोगे अब ज्यादा क्लोथ नहीं दे पाएंगे, हम थोड़े कम देंगे, एक और फूड लाओ। फिर जैसे जैसे क्लोथ कम होते आएंगे, तुम्हारे पास 5 क्लोथ बच रहे हैं, अब तुम कहोगे भैया अब हम एक ही क्लोथ देंगे, फूड एक दे दो। जो सामान ज्यादा होता है उसकी अहमियत कम होती है, जब सामान कम होता जाता है ना, तो क्या होता है फिर आप अहमियत बढ़ती आती है। तो जब ज्यादा आइटम है तो आप ज्यादा ज्यादा लीव कर दोगे, उसको लेट गो कर दोगे, जब कम हो जाएगा तब आप ज्यादा लेट गो उसको नहीं करोगे। यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आ रहा है समझ में? उस रीजन की वजह से ये ऐसा है। पीछे अगर तुम इसका स्केड्यूल देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि उसमें पहला जो था वो ऐसा था। अब ये कर्व से भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए तभी बना के लिख पाओगे, याद करके थोड़ी जाना है। ठीक है, आपने देखा था पहले 10 क्लोथ थे, एक फूड था, फिर 2 फूड हुए, क्लोथ कितने छोड़े? 3 छोड़ दिए थे। फिर 3 फूड हुए थे, क्लोथ कितने छोड़े थे? 2 छोड़े थे। यहाँ 3 लीफ करे, यहाँ पे 2 लीफ करे। उसके बाद ये 4 हो गया था, ये भी 4 हो गया था, 1 हो गया। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ एज अ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, कह रहे लॉ के हिसाब से अगर कंज्यूमर गुड को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना, एज अकॉर्डिंग लॉ एज अ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, देयर विलिंगनेस टू गिव अप यूनिट्स ऑफ वन गुड टू गेन मोर ऑफ द अदर गुड डिक्रीजेस। एक गुड छोड़ोगे दूसरा पाओगे, आपकी चाहत छोड़ने की कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज लेस क्लोथ लेफ्ट, जब उसके पास कम कपड़ा बचेगा, दे विल वैल्यू ईच रिमेनिंग पीस, अहमियत बढ़ जाएगी। मोर एंड विल बी लेस विलिंग टू एक्सचेंज इट फॉर फूड, आप कम उसको छोड़ने की कोशिश करोगे फूड के लिए। सो एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व, द कंज्यूमर गिव अप स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्लोथ। जितना जितना आप इंडिफरेंस कर्व में नीचे जाते जाओगे, क्लोथ वो कम छोड़ता जाएगा। पहले गैप ज्यादा था, उसके बाद गैप कम हो गया और कम हो गया। आ रहा है समझ में? इसीलिए हमने जब बनाते समय तुमसे कहा था पहले गैप ज्यादा छोड़ना फिर कम छोड़ना, क्योंकि 10 7 5 4 लाना था। आ रहा है? ठीक। Gain addition of the food. This decreased willingness to substitute one good for another causes the indifference curve to be convex. यही जो decreased willingness में हो रही है, इसी की वजह से convex है। अगर आप देखोगे तो वही दूसरा आएगा, पीछे बना हुआ है। पहले 10 क्लोथ थे ना, कितना छोड़ा? गैप ज्यादा है। उसके बाद 7 बचे तो मेरा मन नहीं करा ज्यादा छोड़ने का, हमने कितने छोड़े? ठीक है, उसके बाद और कम होते आ रहे तो भैया हम कह रहे हैं अब हम एक ही छोड़ेंगे, फूड दो एक। यही है, इसी की वजह से कॉन्वेक्स है। अभी इसको हम अगर ये स्ट्रेट लाइन बना देते तो गैप सब में सेम आ रहा होता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है सारे गैप सेम सेम है। और अगर यूं बना देते तो उल्टा ही हो जाता। अब दोनों प्रॉपर्टियां बहुत आसान आसान है, सिंपल सी है। क्या लिखा है पहली प्रॉपर्टी? हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। नॉर्मल सी बात है, जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, जो नीचे होगा वो कम सेटिस्फैक्शन दिखा रहा होगा। And higher indifference curve always represent a higher level of satisfaction compared to the lower indifference curve. This is because any point on a higher indifference curve shows a combination of good that includes more of at least one good or possibly more of both goods. कह रहे हैं जो indifference curve ऊपर है वो दोनों कॉम्बिनेशन में एक का ज्यादा प्रोडक्ट लिए होगा या दोनों ही हो सकता है ज्यादा हो, पिछले वाले से ऑब्वियस है। ठीक है, since more goods generally means more satisfaction for a consumer, the combination on a higher indifference curve give greater satisfaction than those on the lower. कहने तो ज्यादा सामान तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो ऑब्वियस है ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा नीचे वाले से। खत्म। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ पे आते हैं। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में टच कर गए तो क्या हो गया? तो इसका मतलब तो वो दोनों ही कॉम्बिनेशन एक ही लेवल दिखाई दे रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, ये है, ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व है, दूसरे वाले ने इसको छू दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे वही सेटिस्फैक्शन है, दोनों सेम दिखाने लग गए, टच नहीं करेंगे आपस में। फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। Therefore, two indifference curve do not intersect or touch each other. कहने कभी नहीं छुएंगे। आगे पॉइंट समझने वाला है। If the two indifference curve intersect each other, it would mean that same combination of two goods give two different level of satisfaction. वही कॉम्बिनेशन जो टच करा ना, ये निकला था, ये इसको छू के निकल गया यहाँ पे। इस इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन अलग होंगे, ऑब्वियस है। इस इंडिफरेंस कर्व के अलग होंगे, ठीक है। तो ये लिखा है, if the two indifference curve intersect each other, it would mean that the same combination of two goods give two different level of satisfaction. ये जो सेम यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन है, वहां पे भी कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सेम है गुड्स, यहाँ पे भी सेम गुड्स होंगे। मान लो यहाँ 4 क्लोथ हैं और 4 फूड है, ये इंडिफरेंस कर्व ज्यादा वाला है, ये इंडिफरेंस कर्व कम वाला है।
तो 4 क्लोथ 4 फूड, ये वाली सेटिस्फैक्शन भी दिखा रहे हैं से 10, और यही 4 फूड यही 4 क्लोथ ये 15 वाली भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, यही लिखा है। ठीक, आया समझ में? डाउट हो रहा है? समझ गए? Which is not possible. This would be illogical as one combination cannot provide two different amount of satisfaction at the same time. Simple, ठीक है? लिखा है, नोट एक छोटा सा लिखा है, रीड के लिए होता है ऑब्वियस। An indifference curve do not touch the x axis. कभी भी indifference curve x axis या y को भी नहीं इवन टच करेगा, दोनों लिखा है, और x और y, because it is assumed that the consumer consume both goods. Indifference curve का मतलब ही होता है दो गुड्स, है ना? तो अगर यहां से टच करके निकला और यहां भी टच कर दिया, तो जब यहां टच करा तो उसने एक गुड लिया दूसरा नहीं लिया, और यहां टच करा तब भी सेम बात हो गई, तो इंडिफरेंस का फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन दिखाने हैं ना, एक थोड़ी दिखाना है, तो इंडिफरेंस का लॉजिक ही फेल हो रहा है। तो इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर कंज्यूम बोथ गुड्स, टचिंग एन एक्सिस वुड मीन कंज्यूमिंग ओनली वन गुड व्हिच इज नॉट अलाउड। ठीक है, सेकंड, इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल। कह रहे हैं अच्छा दो इंडिफरेंस कर्व है, एक ये है और एक इसके जस्ट पैरेलल है, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग भी जा सकता है, मान लो ये ऐसे जा रहा है थोड़ा सा, एक कोई सा। ठीक है, तो कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल, पैरेलल मतलब एकदम सिमिलर, बिकॉज देयर स्लोप डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं इनका स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होता है, which can change at different combination of the two goods, जो कि बदलता रहता है, बदल भी सकता है। हो सकता है तुम 4 क्लोथ छोड़ दो एक फूड पाओ, कभी हो सकता है 3 क्लोथ छोड़ दो एक फूड पाओ, हो भी सकता है और नहीं, नॉट नेसेसरली, है ना? जरूरी नहीं है हमेशा पैरेलल हो, अलग भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। बजट लाइन देखो, पहली चीज आपने जो एमआरएस बार बार पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका किसको? इंडिफरेंस कर्व को हमेशा याद रखना। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या है? यही तो था, है ना? इसके जो स्लोप्स हैं ये सब किस पे डिपेंडेंट है? एमआरएस पे। तो याद रखना एमआरएस, इंडिफरेंस कर्व एमआरएस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, याद रहेगा, आगे अभी आएगा। ठीक, इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इवन इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किससे बना है? एमआरएस से। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, इंडिफरेंस कर्व खत्म, नेक्स्ट टॉपिक बजट लाइन स्टार्ट हुआ। बजट लाइन क्या होती है? ये भी आसान है, इंडिफरेंस कर्व इतना आसान था, इंडिफरेंस मैप भी बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, तो ये भी बहुत आसान सी चीज है। बजट लाइन के बारे में इन्होंने कहा है, कह रहे हैं बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ये भी दो कमोडिटी दिखाता है। वो दिखा रहा था इक्वल सेटिस्फैक्शन, ये दिखा रहा है विच कैन बी परचेज विद अ गिवन बजट। आपके पास जो पैसे हैं, जो दो आइटम आप खरीद सकते हो उन पैसों से बजट में अपने, वो है बजट लाइन। ठीक है, एट द गिवन प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटी, और ऑब्वियस है दो कमोडिटी के रेट आपको पता होंगे। हमने कहा 20 रुपए लेके जाओ बाहर, ठीक है, तुमने कहा इससे क्या क्या खरीद सकते हैं, तुमने कहा एक 5 वाला चिप्स खरीद सकते हैं, 2 5 वाले चिप्स खरीद सकते हैं, एक 10 वाला भी खरीद सकते हैं, है ना? डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो कि किसमें आ रहे हैं? 20 रुपए में। ये बजट लाइन है। सेटिस्फैक्शन से कोई मतलब नहीं है कि सब सेम सेटिस्फैक्शन दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस बजट में कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, दो गुड्स के भाव पता हो, क्या बोल देंगे? बजट लाइन आ रहा है। A budget line shows various combination of two commodities which can be purchased with a given budget at the given prices of the two commodities. अब assumption लेके चलेंगे बजट लाइन के लिए। पहला, मनी इनकम फिक्स्ड है, ऑब्वियस है 20 रुपए लेके निकले हो, अगर बीच में बदल गए 10 रुपए पड़े मिल गए तब तो और भी कॉम्बिनेशन ले लोगे ना, तो इसीलिए मनी इनकम फिक्स्ड, बजट फिक्स्ड। ठीक है, दूसरी चीज, प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज आर गिवन, दो कमोडिटी के प्राइसेस भी दिए हुए हैं। ये 20 रुपए छोटा सा टर्म है तो कॉम्बिनेशन नहीं निकल रहे हैं, अगर हम इसको 200 कर दें तो बहुत से कॉम्बिनेशन निकलेंगे, 10 वाले इतने चिप्स 10 चिप्स और 5 वाले 20 चिप्स हो जाएगा, और भी बदलते जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज आर गिवन, दो कंजम्पशन लेके चलने हैं, गुड्स के भाव पता है और आपकी बजट पता है, इनकम पता है और फिक्स है। ठीक, आपके मीनिंग असम्पशन हो गए। अब बजट लाइन का एक बना के देखते हैं ग्राफ। ग्राफ से पहले उसके कॉम्बिनेशन क्या होता है। सपोज अ कंज्यूमर हैज 200 रुपीज टू स्पेंड, 200 रुपए खर्चा करने को है और दो गुड्स पे खर्चा कर सकते हो, फूड और क्लोथिंग। ठीक है, प्राइस जो है फूड के कितने हैं? 20 रुपए, प्राइस ऑफ क्लोथिंग कितना है? 40 रुपए। ठीक है, अब इसके अगर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम बनाए, क्या क्या खरीदा जा सकता है, तो क्या होंगे? पहले तो एक यूनिट ऑफ क्लोथिंग हो सकती है। पहला हो सकता है कि आप 5 क्लोथ खरीद लो और फूड एक भी ना खरीदो। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व तो है नहीं कि एक चीज नहीं है लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों चीजें लेनी है, यहाँ पे एक चीज ऑफ भी कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो। बजट लाइन है, हम पैसे लेके निकले, क्या खरीद सकते हैं दो गुड्स में, ये वो है, पूरे पैसे खर्च करना जरूरी है और उसमें लेके चले थे आप। तो अगर हम कहें 5 यूनिट ऑफ क्लोथिंग
और 0 यूनिट ऑफ फूड, कितना खर्चा होगा? आपका क्लोथ तो 40 रुपए का है और फूड आपका 20 रुपए का है ना, तो फूड पे तो कुछ खर्चा नहीं होगा, क्लोथ पे खर्चा होगा 5 इंटू 40, जो क्या है कितना 200 है ना, और 0 इंटू 20 ऑब्वियस है कुछ नहीं आने वाला, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? आपके पास पैसे भी कितने थे? 200। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 क्या हो सकता है? आप 4 क्लोथ खरीद लो, 2 फूड खरीद लो। ठीक है, जब 4 फूड खरीदोगे कितने रुपए खर्चा होंगे? 4 इंटू 40 मतलब 160 रुपए, और 2 ये खरीदोगे तो कितने रुपए खर्चा होंगे? 2 इंटू 20 मतलब 40 रुपए, टोटल फिर से 200। ठीक, फिर थर्ड हो सकता है आपका कि 3 आप क्लोथ खरीद लो और 4 फूड खरीद लो। जब 3 क्लोथ खरीदोगे तो 3 इंटू 40 मतलब 120 रुपए खर्चा होंगे, और आप खरीदोगे 4 फूड मतलब 4 इंटू 20 मतलब कितने 80 रुपए खर्चा होंगे, टोटल फिर से आ रहा है 200। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, इसको स्केड्यूल कह लो या कॉम्बिनेशन कह लो, सब सेम है। नेक्स्ट आएगा आपका 2 और 6 ये है ना, 2 ये और 6 ये कितना होगा? 2 इंटू 40 ये आ जाएगा 80, और 6 इंटू 20 ये आ जाएगा 120, फिर से टोटल बना 200। सही उम्र। नेक्स्ट आएगा ये 1 और ये 8, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 इंटू 40 हो गया 40 रुपए, 8 इंटू 20 160, टोटल फिर से बन गया 200। बस कॉम्बिनेशन दिखाने। लास्ट एक एक्सट्रीम भी हो सकता है, जब तुमने सिर्फ कपड़ा खरीदा था, फूड नहीं खरीदा था, तो यहाँ पे भी तो कपड़ा ना खरीदो, क्या खरीद लो? फूड, 10 फूड, 10 इंटू 20 मतलब 200 रुपए, और उसमें तो कुछ नहीं आना आ रहा है ये। तो ये फिगर्स तुम्हें दिमाग में फिर बसानी पड़ेगी, वरना वहाँ बैठ के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालोगे कि 200 कब खर्चा हो जाए और ये कैसे चले। तो ये फिगर्स तुम्हें दिमाग में बसानी पड़ेंगी, ये तय है। एग्जाम से एक दिन पहले देखना पड़ेंगी सबकी, बहुत चीजें हैं, टीपीएमपी भी था, इसके भी है, बहुत से आगे चीजें हैं जिनकी छोटी छोटी तुम्हें स्केड्यूल की फिगर दिमाग में बसानी पड़ेंगी, बाकी खुद करके आओगे सब। ठीक आ रहा है ये बन गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यही था। सपोज अ कंज्यूमर हैज 200 टू स्पेंड, मान लिया 20 रुपए फूड पे, 40 रुपए खर्चे पे, तो ये कॉम्बिनेशन है। द बजट लाइन शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड क्लोथिंग दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद 200 रुपीज। अब बजट लाइन बनाते हैं, इसी से देख के बजट लाइन बनी। बजट लाइन तो एक तरफ के टाइप की होगी, तो कॉम्बिनेशन है खाली, बजट लाइन थोड़ी बनाई है। बजट लाइन बनाए, एक तरफ क्या डालना है हमको? क्लोथिंग, गिराते जाना है क्लोथिंग, तो इधर डालेंगे हम यूनिट ऑफ क्लोथिंग, ये हो जाएगी क्या? वाई एक्सिस। प्रैक्टिस से आएगा फिर बता रहे हैं। इधर वाले क्या डालोगे? यूनिट ऑफ फूड लिख दे रहे हैं हम, यूनिट लिख लेना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, पहला कॉम्बिनेशन कहां से? 5 क्लोथ से स्टार्ट हुआ है, बुक में 5 से, यहाँ पे रख दे 5, और देखो तो गैप सेम ही है, तो अब जो बनेगा वो सेम गैप का बनेगा, 4 है ना, 4 के बाद 3, गलत हो जाएगा, इसका स्ट्रेट लाइन रहेगा, हाँ 1 फिर 0। ठीक है, गैप सेम रख लेना एकदम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगा? इधर भी गैप एकदम सेम और इधर भी सेम है। 0 से सीधे कहाँ फांदा है? 2 पे, 2 के बाद 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे आ रहा है। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 0 ऑफ फूड 5 ऑफ क्लोथिंग, मतलब यहाँ पे है ना। सेकेंड क्या है? 4 इसके 2 इसके, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अगर पॉइंट्स हम डालें तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा, 3 और 4, दूसरा और 6, हाँ अभी आखिरी में सही कर देंगे अगर दिक्कत आती है, और ये हो जाएगा, और लास्ट पॉइंट देखो 10, 0 ये 10 ये, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसी की लाइन बना दें हम लोग, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को कॉपी बनाओगे, क्लियर क्लियर एक ही लाइन पे ही ये आ रहे होंगे। ठीक है, ये बन गई क्या? बजट लाइन। ठीक, ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। लिखा है द बजट लाइन शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड क्लोथिंग दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद 200। इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स द एंटायर अमाउंट ऑफ क्लोथिंग दे कैन बाय 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। देखो 5 यूनिट ऑफ क्लोथ, सारा पैसा क्लोथ पे खर्चा हो गया, और फूड कितना है? 0 एंड 0 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स द एंटायर अमाउंट ऑन फूड, मान लेते पूरा पैसा खाने पे खर्चा कर दिया, they can buy 200 divided by 20 मतलब 10 of food and 0 of clothing, 0 and 0 of clothing. In between the consumer can choose combinations, बीच में तो बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, like एक दिया इन्होंने 4 यूनिट ऑफ क्लोथिंग 160 and 2 यूनिट ऑफ फूड 40 which also wrote 200 and etc. बहुत से पॉइंट है बीच में। अब कर्व है और उसका एक्सप्लेनेशन है।
अब करता है इन द ग्राफ क्लोथिंग इज शोन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, एंड फूड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड ऑल मनी ऑन क्लोथिंग, उसने पूरा पैसा कहाँ खर्चा कर दिया, क्लोथिंग पे, मतलब यहाँ पे, तो 5 इसके हैं और 0 फूड है, नो फूड, विच इज शोन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है व्हेन द एंटायर अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड द कंज्यूमर कैन बाय 10 यूनिट्स ऑफ फूड एंड नो क्लोथिंग, शोन एट द बॉटम राइट, ठीक है। अदर कॉम्बिनेशन लाइक 4 into 2 into food also lie on this line, इसी लाइन पे आ रहे हैं। By connecting all these points we get a downward sloping straight line called the budget line or price line, which shows all possible combination the consumer can buy afford with the given income। Satisfaction से मतलब नहीं है आपने पैसों से क्या क्या ला सकते हो, ये वो है। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन के बारे में बात करी इन्होंने, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी, ठीक है, रीजंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड है, वो भी था, इंडिफरेंस कर्व भी था। The budget line slopes downward from left to right, showing that, मतलब क्यों है नेगेटिव स्लोप, ऑब्वियस है, एक छोड़ोगे तभी दूसरा खरीद पाओगे, क्योंकि आपकी एक मनी इनकम है ना, तभी इनकम थोड़ी बढ़ी जा रही है, फिक्स मान के चले हो। ये लिखा है showing that if the consumer buy more of one they must buy less of the other, इसीलिए ये यूं थी, ठीक है। अब स्लोप्स इक्वल प्राइस रेशो, ये इंपॉर्टेंट है। आपने उसके बारे में क्या पढ़ा था, पीछे जो पढ़ा था आपने उसके बारे में पढ़ा था, उसका स्लोप एमआरएस के बराबर है, इन डिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस के बराबर है, ऐसा था, पीछे बताया भी था हमने कि इन डिफरेंस कर्व का स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से निकल के आता है। इसका स्लोप कहां से निकल के आता है, इसका स्लोप निकल के आता है प्राइस रेशो से, ठीक है, किससे निकल के आता है, प्राइस, रटने वाली बात है, कहते हैं स्लोप इक्वल्स प्राइस रेशो, ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द नेगेटिव इनवर्स ऑफ द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू गुड्स। क्या लिखा हुआ है, मान लेते 2 गुड्स के प्राइस हैं, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स 20 है, इसके 40 है, तो अगर तुम्हें इसका स्लोप निकालना है कि बजट लाइन का स्लोप ये जा रहा है या फिर जो स्लोप निकालना है, तो ऐसे निकलेगा, आप रखोगे माइनस का प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स होंगे 20, प्राइस ऑफ वाई होंगे 40, इसको डिवाइड करोगे आएगा 0.5, तो ये क्या है, ये स्लोप है, ये स्लोप किसका है, बजट लाइन का। तो भाई इतना ध्यान रखना, इन डिफरेंस कर्व एमआरएस के से निकला था, बजट लाइन प्राइस रेशो से निकलता है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द नेगेटिव इनवर्स, देखो पहले माइनस लेके चले थे हम, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव इनवर्स ऑफ द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू गुड्स, लास्ट आते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है ये, स्ट्रेट लाइन क्यों है, वो तो कॉन्वेक्स था, ये स्ट्रेट लाइन है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन बिकॉज दोनों के भाव पता है आपको, 20 रुपए 40 रुपए, कम ज्यादा नहीं हो रहे भाव, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द प्राइस ऑफ टू गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, ज्यादा खरीदने पे रेट गिर बढ़ नहीं रहे हैं, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन है। सेम डिफरेंस होता है तो फिर स्ट्रेट लाइन ही आती है, डिफरेंस अलग भलग होता है तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा ऑर्डिनल यूटिलिटी का, क्या क्या पढ़ लिया, इनडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, मैप पढ़ लिया, बजट लाइन पढ़ लिया, यही तो पढ़ा है ना। अब उसमें इक्विलिब्रियम पढ़ा था, पीछे वाला कार्डिनल में 1 कमोडिटी केस था और 2 कमोडिटी केस था, यहाँ पे अब एक ही केस है बस। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, बाय इनडिफरेंस कर्व अप्रोच या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल चला था ना, ये पूरा सम अप कर दिया आखिरी में। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा कंज्यूमर को, क्या लिखा है, अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज। आपकी इनकम हो, आपको 2 गुड्स के भाव पता हो और कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आप कहाँ आ जाओगे, इक्विलिब्रियम पे। कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, जब अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर लो, पीछे भी तो यही था, इसमें भी यही है, लेकिन वहां नंबर्स थे, यहाँ नंबर्स नहीं, बस गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज, नंबर इनकम के हैं और प्राइस के हैं, यूटिलिटीज के नहीं है। नीचे नोट, एक नोट दिया है, वी कंबाइन द इनडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व जो सेटिस्फैक्शन दिखाता है और बजट लाइन हमारे पास कितना पैसा है खर्च करने को, ऑन द सेम डायग्राम आप कंबाइन कर दो टू इलस्ट्रेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आप समझ जाओगे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ठीक है। लिखा है द बजट लाइन शोज दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, बजट लाइन दिखाएगा क्या अफोर्ड कर पाओगे, व्हाइल द इनडिफरेंस कर्व शोज, इनडिफरेंस मैप शोज व्हाट अ कंज्यूमर प्रेफर, मैप बनाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व्स लिखे मतलब मैप, पूरा पूरा मैप बनाएंगे और बजट लाइन बनाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन बाय रीचिंग द हाईएस्ट इनडिफरेंस कर्व, सेटिस्फैक्शन कहाँ होगी, सबसे ऊंचा वाला इनडिफरेंस कर्व तक पहुंच जाओ, लेकिन ऊंचा से मतलब नहीं है, इनकम के साथ भी होना चाहिए, दैट इज जस्ट विद इन द बजट, लेकिन वो बजट लाइन में भी होना चाहिए,
ठीक, नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस क्या होंगी, है ना। जब कोई भी इक्विलिब्रियम वगैरह आता है तो कंडीशंस होती हैं। पीछे वाल एक कमोडिटी कंडीशन थी कुछ, है ना, क्या थी, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, फिर प्राइस रेशो वाली थी दो कमोडिटी में। वैसे ही अब ऑर्डिनल यूटिलिटी की इक्विलिब्रियम कंडीशन, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन कंडीशन बनेगी। अच्छा, हमने तुम्हें स्टार्टिंग में अभी बहुत देर से बता रहे हैं कि बजट लाइन किससे रिप्रेजेंट होती है, प्राइस रेशो से, और आपका इनडिफरेंस कर्व किससे रिप्रेजेंट होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कंडीशन बनेगी व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड इज इक्वल्स टू प्राइस रेशो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये कंडीशन है। इसीलिए बताते चले आ रहे थे कि आखिरी में सम अप हो जाए। हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, इनडिफरेंस कर्व, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, बजट, हाँ बजट लाइन लिखा है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस पहली कंडीशन इक्वल्स टू प्राइस रेशो, लिखी हुई साइड में हमने लिख दी, भाई लिख के आना है कंडीशन। दूसरी एक और बात होगी, कह रहे इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन टू इंश्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कह रहे इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो ये कॉन्वेक्स जा रहा है, आपने बजट लाइन बनाई, तो ऐसे जाएगी और यहाँ टच कर गए, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व मीट करें, दूसरा इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो द इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, 3 इनडिफरेंस कर्व बना देना, पहली चीज इनडिफरेंस कर्व बनाए। ठीक है, इसके बाद एक बजट लाइन बना देना, बजट लाइन बना देते हैं, स्केल से सीधी लाइन खींच दोगे, बजट लाइन बन जाएगी। ऑब्वियस है, आपको ये तो पता ही, हमने बता ही दिया, ये होगा मेरा क्या, इक्विलिब्रियम, इसको हम नाम देते हैं टी। ठीक है, थोड़े से और पॉइंट डाल देते हैं ताकि एक्सप्लेन करा जा सके। ठीक है, अब में इधर वाला आपने बताया है यूनिट ऑफ क्लोथ, बार बार एक पीछे बना रहे थे, और इधर होगा यूनिट ऑफ फूड। यहाँ कुछ और बाकी नंबरिंग की प्लॉटिंग तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम रहेगा। ठीक है, नंबरिंग नहीं डालनी, कुछ पॉइंट डाल देते हैं, तो टी पॉइंट हो गया, थोड़े पॉइंट और डाल देते हैं कि यहाँ पे एक डी पॉइंट है, ताकि समझा सके क्यों नहीं है ये पॉइंट, क्यों नहीं है, टी ही क्यों है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं बी पॉइंट, इसको दे रहे हैं, हाँ इंटरसेक्ट तो कर रही है, क्यों नहीं है फिर, इसे तो पता है, समझाना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ये मेरा है IC1, ये है IC2। ग्राफ बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है, प्रैक्टिस करना ग्राफ की बस। ठीक, अब मेरा जो सेटिस्फैक्शन है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स कुछ डाले, मेन तो पॉइंट ये है, ये हमने ऐसे ही डाल दिया, ठीक, समझाने के लिए। और अगर हम ये लाइन और ये लाइन खींच दें तो मिलेगा इतने क्लोथ खरीदने, इतने फूड खरीदने का है में आ जाओगे, इक्विलिब्रियम में आ जाओगे। ये हमने M पॉइंट दे दिया, ये N पॉइंट दे दिया। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें, एकदम मैच कर रहा है बुक से मेरा। ठीक है, ये बजट लाइन का L पॉइंट, ये बजट लाइन का K पॉइंट। पॉइंट्स अपने वर्ड में दोगे, आंसर अपने वर्ड में होगा। अगर क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द बजट लाइन। अब ये समझा रहे हैं इक्विलिब्रियम का केस। ठीक है, आपने स्टेटमेंट बताई, आपने कंडीशन बताई, और ये ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन, इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन आता है, पूरा पूरा ऐसे बताओगे। क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द बजट लाइन, एनी कॉम्बिनेशन आउटसाइड द बजट लाइन लाइक पॉइंट डी इज नॉट अफोर्डेबल विद द गिवन इनकम। ऑब्वियस, ये पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, बजट लाइन के बाहर है, खरीद ही नहीं पाओगे। सेटिस्फैक्शन तो है इसमें ज्यादा, पर आपके पास जेब में पैसे नहीं है। एनी कॉम्बिनेशन इनसाइड द बजट लाइन लाइक पॉइंट ए, इसको देखें, ये तो अंदर आ रहा है, मिल तो जाएगा, खरीद लोगे, पर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं होगी। लाइक पॉइंट ए इज अफोर्डेबल बट गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन एज इट लाइज ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड डजंट यूज द फुल इनकम। ना ही आपका पूरा पैसा खर्चा हो रहा है ना, और नीचे भी आ रहा है। ठीक, बी वाले पॉइंट में पैसा खर्चा पूरा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे वाले इंडिफरेंस कर्व में है, सेटिस्फैक्शन कम है। बेस्ट चॉइस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या लिखा है, द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन जस्ट टचेस द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, जैसे पॉइंट टी, that this point gives the maximum satisfaction with the consumer budget. Maximum satisfaction है, बजट भी पूरा यूज हो रहा है। Other points like A और B are either within budget but offer less utility. बजट में तो आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पर कम यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन कम है। और like D offer more utility but are unaffordable, ये तो है लेकिन unaffordable है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा है।
कंक्लूजन निकल गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव एट द टेंडेंसी पॉइंट T between the budget line and the highest attainable indifference curve where income is fully spent and satisfaction is maximum. पूरा पैसा खर्चा हो गया, satisfaction maximum है. It is the combination of OM of clothing and ON of food. चैप्टर खत्म हो गया.